दोस्तों अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी आनन फानन में मजाक मजाक में किसी प्रॉब्लम में हम लोग पड़ जाते हैं और वो प्रॉब्लम जो है वो हम लोग को लगता है यार पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई। हम लोग फिर इरिटेट होते हैं, इधर उधर अपने सर पटकाते हैं और फिर लगता है कि यार ज़िंदगी खराब हो गई है। ऐसे ही आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो में देखने को मिल रहा है। पर लेकिन आप लोगों को नहीं पता है कि वो जो प्रॉब्लम है कभी कभी आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है, इवन आप लोग की लाइफ को सेव करने वाली बन जाती है। ये आप लोग यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट, ठीक है। जो इसको प्रॉब्लम लग रही थी स्टार्टिंग में, अब वो क्या हुआ उसके लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं उसके लिए लाइफ सेविंग बन गई यहाँ पर। तो जिंदगी में जब प्रॉब्लम आती है ना, वो आप लोगों का नेक्स्ट वर्जन निकाल कर लेकर आती है। वो आप लोगों को नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए तैयार करती है। वो आप लोगों के अंदर में कॉन्फिडेंस भर के जाती है। तो जिंदगी में अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम आए, दिक्कत आए, इस तरीके की टेंशन आए, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये सोचना कि ऊपर वाला आप लोगों को किसी बड़े काम के लिए तैयार कर रहा है। तो जब भी छोटी छोटी प्रॉब्लम आती है तो उनके सामने हताश और निराश नहीं होना यार। अपने आप को फिर से उठाकर खड़े करना है और ये बोलना है कि अब ना कुछ मजा आने वाला है जिंदगी में। ये नेचर, ये एटीट्यूड जिस दिन आप लोगों का तैयार हो गया ना, कि प्रॉब्लम में आप लोगों ने अपॉर्चुनिटी देखना स्टार्ट कर दिया कि अब दिक्कत आ रही है, अब कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा नया, अब कुछ ना कुछ अपग्रेड करना पड़ेगा अपने आप को। वहीं से ही आप लोग देखना, आप लोगों की लाइफ जो है वो बदलना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसीलिए कहता हूँ कि हमेशा समस्याएं जो हैं वो जब भी समाधान निकालोगे तो नेक्स्ट लेवल की अपॉर्चुनिटी आप लोगों के सामने निकल कर आएगी। तो इसलिए उसको लेकर परेशान नहीं होना है। अगर कभी फेल हो गए तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट एग्जाम में सिलेक्शन होना है। इसका मतलब किसी अच्छी जगह आप लोग पहुंचने वाले हो। ऊपर वाले ने भी कुछ अच्छी आप लोगों के लिए सोचा होगा। तो इसलिए थोड़ा सा ट्रस्ट ऊपर वाले पे रखो और थोड़ा सा अपने ऊपर, फिर देखो जिंदगी जीने में कितना मजा आता है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को हैप्पी महाशिवरात्रि। तो अच्छे से फेस्टिवल को एंजॉय करो और एक पावर मिलेगी आप लोगों को कि बेसिकली आप लोग बोल सकते हैं कि जो विश्वास करता है ऊपर वाले में, तो उसको कहीं ना कहीं हमेशा एक ट्रस्ट रहता है कि ऊपर वाला यार मुझे कभी गिरने नहीं देगा, मेरी समस्याओं में हमेशा मेरे साथ में खड़ा हुआ मिलेगा अगर आप लोग अपनी जगह सही हो तो। किस किस को विश्वास है ऊपर वाले में कि ऊपर वाला जो है मेरे साथ में गलत नहीं होने देगा, जरूर बताना। कौन कौन रियलिटी में ट्रस्ट करता है कि कोई एक ऐसी पावर है कि जो यार कभी ना कभी मेरे साथ में जो गलत होता है उसको होने से रोक लेती है, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताना है। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इनके बारे में एक आर्टिकल भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा जब आप लोगों को बताऊंगा इनके बारे में। बेसिकली ये एक देश के प्रेसिडेंट है जहां पर हिंदी, वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हो रही है। इतना आप लोगों को हिंट देता हूं, ठीक है। और इसी के साथ में एक बच्चा बोला है कि सर जब से आपने बोला है जय हिंद लिखना है, एक तरीके से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग नहीं लिखना है, तब से ये डाउट रहना खत्म हो गया मन में कि मैंने एक तरीके से कि किस टाइम वीडियो देख रहे हैं। अब ये नहीं देखते कि किस टाइम देख रहे हैं, बस जय हिंद लिखना है। पहले गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग लिखा करते थे। तो आप सभी लोगों को जय हिंद और आइए वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, क्या सीखा इस वीडियो से? कुछ मजा आया सीखकर, कुछ नया जानने को मिला? बाकी कैसा रहा कल का दिन ये जरूर बताना। और कौन कौन एग्जैक्ट टाइम पर उठा है जो टाइम आप लोगों ने डिसाइड किया था? अगर हाँ तो यस लिखना, और अगर ना तो क्यों नहीं उठो भाई साहब। अपने आप को इसके लिए पनिश करना है आप लोगों को। और पनिशमेंट मैं बताता हूँ। आज आप लोगों को जो भी चीज़ आप लोग कर रहे हैं, आंसर प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ आप लोगों को एक्स्ट्रा करना है। यानी कि पनिशमेंट ऐसा दो जो कि आप लोगों की लाइफ को और ज़्यादा इंप्रूव करे। तो ये चीज़ें अगर आप लोग करना स्टार्ट कर दोगे तो पनिशमेंट भी आप लोगों के लिए वरदान साबित होना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी आप लोग अगर ज़िंदगी में सही तरीके की चीज़ें आगे लेकर चलना चाहते हैं तो अपने ऊपर आप लोगों को नज़र रखनी पड़ेगी। और उसी के लिए है ये SLV प्लानर। बहुत सारे बच्चे इसको रेगुलर भरते हैं और कई सारे तो इसको पोस्ट भी करते हैं आंसर राइटिंग ग्रुप में भी। कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अगर रेगुलरली अपने ऊपर नज़र रखे हुए ना, तो वो आप लोग को सही डायरेक्शन में कैसे चलना है वो आप लोग को बताता है। खुद को अपने ऊपर नज़र रखना सिखा दो एक बार, फिर सारी चीज़ें आप लोग को आसान होती हुई नज़र आ जाएगी। डिस्कशन बहुत शानदार रहने वाला है। 18 फरवरी है। बैलेंस डाइट जो है बहुत बैलेंस रहने वाली है। और आज तो कुछ ज़्यादा ही माल पानी है बैलेंस डाइट के अंदर में, ठीक है। फ्रूट चाट भी है, समोसा भी है, चाट पपड़ी, पराठा, जो भी चाहिए, शाही पनीर सब कुछ मिलेगा आज। कुछ ज़्यादा ही आर्टिकल है, इतने आर्टिकल हो गए कि पर्सन न्यूज़ का नंबर मुझे ऊपर पहुंचाना पड़ गया। तो यहाँ पर देखेंगे मोटिवेशनल कोटेशन, कोविड-19 का इम्पैक्ट एजुकेशन। एजुकेशन तो लिखा है, वैसे ह्यूमन के ऊपर देखेंगे, ह्यूमन कैपिटल के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझेंगे। और इसी के साथ में सिंकाकुला टनल, ये एक मैं बेस्ट क्वेश्चन भी आप लोगों का बन जाएगा, ठीक है। कोविड-19 का इम्पैक्ट क्या है यहाँ पर? बेसिकली ऑर्गन डोनेशन पर एक आर्टिकल डिस्कस किया था, उसका रिवीजन करेंगे। अभी नई रूल और रेगुलेशन क्या लाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा, उसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा, जो कि अच्छे से आप लोग समझ पाएंगे ट्रांसप्लांटेशन के बारे में। इसी के साथ में MQ9B गार्जन क्या है, इसके बारे में जानेंगे। आदि महोत्सव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आ सकते हैं यहाँ पर। इसी के साथ में यहाँ पर यह है फेयर IETF, इसके बारे में समझेंगे। वैसे दोनों अलग अलग आर्टिकल है पर नीचे जगह नहीं बची तो इसलिए एक साथ में मैंने लिख दिए, ठीक है। यानी कि नंबरिंग आज
आज कम पड़ गई। एक्साइज धर्म गार्जियन के बारे में जानेंगे। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड क्या है, बहुत ही एक अच्छा अवार्ड है, इसके बारे में जानेंगे। अगर सुना है तो बताइए किसको मिला आपकी बार। ट्रांसफर प्राइसिंग क्या है, कृषि उड़ान स्कीम, इसके बारे में समझेंगे, कई सारी बातें जानने को मिलेगी। कई सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रहेगी, लगभग 6 के करीब नेशनल लेवल की, 3 के करीब यहाँ पर इकोनॉमी की और 4 के करीब आप लोगों को बेसिकली वर्ल्ड लेवल की। एमसीक्यू भी रहेंगे यहाँ पर, एक सीसैट का क्वेश्चन भी रहेगा और एक पर्टिकुलर लोकेशन रहेगी, बेसिकली लेक के बारे में बात करेंगे, तो मजा आने वाला है आप लोगों का। और वीडियो के एंड में आप लोगों को अंग्रेज बनाया जाएगा, 5 नए शब्द सिखाकर उनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म करना। और बाकी आज के SLV कमांडो हैं, इनका नाम है ईश्वरी, बहुत ही शानदार तरीके से आंसर दिए। कल की वीडियो के नीचे मैंने पिन कर दिए हैं, जाकर आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके के आंसर दिए गए, अपने आंसर के साथ में मैच भी कर सकते हैं। तो टकटकी लगाकर देखना, मजा आ जाएगा, वीडियो कुछ ज़्यादा ही प्रोडक्टिव रहने वाली है। और जिसको दर्द होता है थोड़ी ज़्यादा लंबी वीडियो में, तो वो क्या है वो बेसिकली मैंने कहते कि मुंह लगा लो, अगर दर्द थोड़ा सा कम हो जाएगा। मतलब पूरे दिन टाइम वेस्ट करना है, पता नहीं कहाँ कहाँ लगे रहना है, बस यहीं पर ही टाइम बचाना है, ये वीडियो थोड़ी छोटी हो जाए बस किसी तरह से है। अरे सुधर जाओ मेरे दोस्त, जिंदगी छोटी हो रही है, तुमको वीडियो की लग रही है, काम कर लो थोड़ा सा, ठीक है। बड़ी प्यारी बात बोली गई, बोला गया कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है, जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले वक्त जरूर बदलता है। अगर जिंदगी में आप लोग सही पैटर्न में चलते रहोगे ना, जो जिंदगी में आप लोग पाना चाहते हैं उसको अपनी निगाहों के सामने रखोगे ना, चाहे कछुए की चाल पर चलो, रुकना नहीं है, फिर आप लोग देखना उसको अपना एक दिन अचीव जरूर करोगे। कहना कछुआ कैसे जीत गया, भाई साहब रुका नहीं बंदा, जिंदगी में कितनी प्रॉब्लम आई, चलता रहा, अब डिगा नहीं अपने रास्ते से, तो इसीलिए जीत गया कछुआ। कछुआ पंक्चुअल था भाई साहब, कछुआ रेगुलर था भाई साहब, कछुए को पता था कि उसका टाइम टेबल क्या है, कछुआ अपने टाइम टेबल को फॉलो कर रहा था, कछुए के पास में प्लानर था SLV, उसको फॉलो कर रहा था। अगर आप लोगों को भी चाहिए तो मैंने टेलीग्राम पर पिन कर रखा है, इसको भरो, डेली अपने ऊपर नजर रखने का काम करना। ये आप लोगों को पानी कितना पीना है वो भी बताएगा, और पूरा दिन कैसा रहा, अपने दिन को रेट भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और आज है क्या, 18 तारीख, और आज है सैटरडे, और सैटरडे को हमारा क्या रहता है, किस चीज को पता है, आप लोगों का मिलेगा एक ऐसे यानी कि निबंध। तो निबंध के लिए कहां पर जाना है, वीर तालियान वाले पेज पर आप लोगों को जाना है, यहां पर निबंध मिलेगा, आप लोगों को पोस्ट करूंगा, उसको अच्छे से आप लोगों को लिखना है, ठीक है। आप लोग लिखेगा, जो बच्चे लिख रहे हैं उसके साथ में अपना मैच कर लेना, तो वहां पर भी आप लोगों को चीजें देखने को मिल जाएंगी, यानी कि मजा आएगा अच्छे से चीजों को पार्टिसिपेट करना, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। दोस्तों कोविड-19 ने दुनिया बर्बाद कर दी, और कुछ को तो ऐसे बर्बाद कर दिया कि वो आज तक उस चीज से उबर नहीं पाए हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं कोविड-19 के बारे में, तो बहुत सारे बच्चों को इस तरीके से बर्बाद कर दिया कि उनकी पढ़ने की, समझने की, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की जो स्किल है वो भी खत्म होती हुई यहाँ पर नजर आई। बहुत ही प्यारा शानदार आर्टिकल लिखा गया है डाउन टू अर्थ के द्वारा, वर्ल्ड बैंक की एक यहाँ पर स्टडी है जिसके बारे में यहाँ पर ये जिक्र कर रहे हैं। ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है GS पेपर 2 में जो खासकर रिपोर्ट वाला सेक्शन होता है उसके साथ में आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। इसमें मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि कोविड-19 का इम्पैक्ट क्या रहा बेसिकली एजुकेशन के ऊपर, और ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ पर खासकर आप लोगों से डिबेट डिस्कशन के अंदर भी कई बार बोलते हैं ना कि यार अच्छा यार एक ना कोरोना आया था उसने ना जिंदगी बर्बाद करके रख दी। हम लोग बोलते तो हैं जिंदगी बर्बाद करके रख दी, पर इन रियलिटी में किस सेंस में हम लोग बोल रहे हैं जिंदगी बर्बाद करके रख दी? एजुकेशन के फील्ड में बर्बाद कर दी, एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में बर्बाद कर दी, या फिर कोई और ऐसा एरिया है कि हाँ बिजनेस नहीं हो पा रहा है, उसके चक्कर में बेसिकली चीजें जो है वो बर्बाद हो गई। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को रेफरेंस जब पता रहेगा तो एक अच्छा डिस्कशन यहाँ पर कहीं ना कहीं सामने निकल कर आता है। तो इसलिए कहते हैं कि रेफरेंस देने वाला इंसान जो है वो ज्यादा प्रोडक्टिव डिस्कशन कर पाता है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बहुत सारे ऐसे रेफरेंस बताता हो चलूंगा जिसके साथ में आप लोग अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे कि आखिर हुआ क्या है रिसेंटली। अभी अगर आप लोगों ने कोविड-19 के टाइम पर देखा होगा तो सारे स्कूल जो हैं वो लगभग बंद हो गए थे। मैक्सिमम लोग जो हैं खासकर स्कूल जो हैं वो भी ऑनलाइन अपनी चीज़ें प्रोवाइड कराने के बारे में सोच रहे थे। जिनके पास में मोबाइल वगैरह था, लैपटॉप वगैरह था, टैबलेट वगैरह था, उनकी ज़िंदगी थोड़ी सी सुगम रही कि चीज़ें कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी में बनी रही। पर सोचो एक ऐसा बच्चा जो कि किसी रिक्शे वाले का बच्चा है, किसी रेडी वाले का बच्चा है, उसकी ज़िंदगी यहाँ पर टफ हो गई क्योंकि मोबाइल अलग है, दूर बात है, घर में बिजली भी नहीं होती है कई बार। और इसी तरीके से अगर मोबाइल है तो पता चला कि इतना एक तरीके से वो वाला मोबाइल नहीं है जिसमें इंटरनेट चल सके। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जिसकी वजह से जिनकी जो है एजुकेशन काफ़ी हद तक यहाँ पर बेकार होती हुई नजर आई। तो एक स्टडी की गई है, ये ऐसा नहीं कि हमारे देश की स्टडी की गई है, ये मैं ऑल ओवर वर्ल्ड की बात यहाँ पर बता रहा हूँ कि एजुकेशन पर कितना ह्यूज इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ा है, उसके ऊपर स्टडी की गई है। सबसे पहले तो बड़ी बात यहां पर ये बोली जा रही है कि जो एक खासकर जो इंपैक्ट देखने को मिल रहा है
ये उन देशों पे देखने को मिल रहा है जहां पर बहुत ही गरीब तबका है सोसाइटी का, खासकर डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलप कंट्री आप लोग बोल सकते हो, तो वहां पर ये सबसे ज्यादा खतरनाक चीजें देखने को मिलेगी। और इसमें भी अलग अलग सेक्शन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक वो बच्चा है जो कि 0 से लेके 5 साल का बच्चा है, अब ये भी स्कूल में जाना स्टार्ट किया है, बैग टांगना घर वालों ने सिखाया है, जस्ट शौक शौक में भी चल देता है, हालांकि स्कूल में जाने में फिर भी रोता है, वो वाला सेक्शन है। एक सेक्शन ऐसा है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं 6 से लेके 14 साल का जो सेक्शन है। और ये तो इतना इंपॉर्टेंट है, हमारे संविधान के अंदर में जब आप लोग जाओगे तो पार्ट 3 है, और पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट जो है वो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। तो इसके अंदर में एक आर्टिकल है 21 आर्टिकल, जो कि राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है। इस पर्टिकुलर आर्टिकल को संशोधन करके इसमें एक आर्टिकल ऐड किया गया जिसको 21A बोलते हैं, और वो 21A आर्टिकल जो है वो 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके उसमें ऐड किया गया 2002 में, ताकि जो बच्चे हैं उनके लिए फंडामेंटल राइट बनाया जा सके आर्टिकल 21 के अंदर में, कि उनको एजुकेशन प्रोवाइड करानी ही करानी है। ये पर्टिकुलर एक ऐसा सेक्शन है जिसके तहत यहाँ पर अगर किसी बच्चे को कोई एडमिशन देने से भी मना करता है तो आप लोग भी वहां पर बोल सकते हैं कि इसका फंडामेंटल राइट है, अगर ऐसा करोगे तो जेल में डाल दी जाओगे 1 मिनट के अंदर अंदर में। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह कि 6 से लेके 14 साल के बच्चे को कोई भी एजुकेशन, वो भी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, रोकने से नहीं रोक सकता, मतलब लेने से नहीं रोक सकता। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो आप लोग वहां पर बता सकते हैं कि ये एक कानून अपराध भी है। तो सोचो कितनी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एजुकेशन। तो इनके ऊपर एक ह्यूज इंपैक्ट देखने को मिला। और एक ऐसा सेक्शन होता है यूथ, जिसको आप लोग बोलते हैं 15 साल से लेके 24 साल के बीच का। अब ये वाला तो बिल्कुल खतरनाक एक ऐसे एरिया में बैठा हुआ होता है कि अगर यहाँ पर एजुकेशन पर इंपैक्ट पड़े तो यहाँ से जिंदगी जो है वो ऊपर नीचे होनी स्टार्ट हो जाती है। सोचो एक ऐसा बच्चा जो कि 21 साल के बाद में एक तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर, मतलब 21 साल की एज क्रॉस कर चुका है और वो यूपीएससी का भी पेपर देने के लिए एप्लीकेबल है, और उस बच्चे की जो है एज जो है 21 साल से बीच के और लेकर 32 साल के बीच में है। और कोई बच्चा ऐसा है 21 साल का है, उसके पास में फिर भी टाइम है। एक बच्चा ऐसा है जो कि 30 साल का हो चुका है। अब यहाँ पर जो इस 30 की एज में जो बच्चा चल रहा है उसके दिल की धड़कनें बढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं कि यार पता नहीं क्या होगा, अब की बार अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो अटेम्प्ट खत्म हो रहे हैं, अब कैसे जिंदगी आगे चलेगी, कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है, सारे छोटे छोटे एग्जाम चले गए, बड़े बड़े एग्जाम ऐसे हैं कि उसमें लग का पढ़ना पड़ेगा, उतना कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा है, घर वाले टाइम देने के लिए तैयार नहीं है। ये सारे इशू बच्चों के माइंड में घूमने स्टार्ट हो जाते हैं, सबके माइंड में घूमते हैं यार, हर एक नेचुरल है, सबके दिमाग में ऐसी चीजें आती हैं। तो ये वाला सेक्शन के ऊपर बहुत ही ह्यूज इंपैक्ट यहां पर देखने को मिलता है जब कोई पैंडेमिक जैसी चीजें आती हैं। सोचो एक तरीके से 2-2 साल तक कोई वैकेंसी नहीं आती है तो क्या कंडीशन क्रिएट हो जाती है। तो ये वाला सेक्शन काफी ज्यादा प्रॉब्लम में आया। और खासकर देखिए, अगर आप लोगों को एक बात बताऊं मैं, कुछ देश ऐसे हैं जो कि काफी डेवलप कंट्री हैं, जहां पर बच्चे जो हैं पढ़ाई के साथ साथ में अपना कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव काम धंधा करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसको पार्ट टाइम जॉब बोलते हैं, कि 4-5 हजार रुपए मिलना स्टार्ट हो गए, कोई भी छोटा मोटा काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। कोई एक तरीके से कोई ऐसे किसी के कोई एडिटिंग करना स्टार्ट कर दिया, कहीं पीपीटी बनाना स्टार्ट कर दिया, या फिर जो भी मन करता है कहीं पर कुछ और काम करना स्टार्ट कर दिया, जो भी एक तरीके छोटा मोटा कोई काम होता है। तो अपना 5-7 हजार रुपए इंसान की जेब में आ जाते हैं, तो अपना खर्चा निकलने लगता है, उसको कॉन्फिडेंस भी रहता है, घर वालों को भी लगता है कि यार हमारे ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं है। तो डेवलप कंट्री में ये बच्चों की टेंडेंसी ऑलरेडी स्टार्टिंग से ही डाली जाती है। पर हमारा देश, जैसे हमारा देश है, हमारे देश में सबसे खतरनाक चीज पता है क्या है? वो है माँ बाप का प्यार। जो पेरेंट्स का प्यार होता है ना, वो बच्चे को एंड तक आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर। बेसिकली इवन शादी होने के बाद भी वो पूछते हैं कि अब जिंदगी में आगे क्या करना है, तो यहाँ तक कंडीशन रहती है। तो ये समझ सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं वैसे तो प्यार है माँ बाप का, पर लेकिन इन रियलिटी में कहीं ना कहीं इस तरीके के जो बच्चे होते हैं वो इतने डिपेंडेंट रहते हैं मम्मी पापा के ऊपर कि वो खुद का अपना डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं। तो एक ये ज्यादा खतरनाक चीज देखने को मिलती है। इसीलिए हमारे देश में एक कहावत है कि एक माँ बाप मिलकर 100 बच्चों को पाल लेते हैं, पर 100 बच्चे भी मिलकर एक माँ बाप को नहीं पाल पा रहे हैं। पर बाहर की कंट्री में ऐसा ही नहीं है, उनको बच्चों को पालने की जरूरत ही नहीं है और माँ बाप अपने आप अपनी जिंदगी पालते रहते हैं। तो कंडीशन क्या है यहाँ पर, हमारी कंट्री में ये सिचुएशन देखने को मिलेगी, बच्चा इतना डिपेंडेंट रहता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है, घर पे कोई प्रॉब्लम आए, तो बच्चे का वैसे फ्यूचर बर्बाद होने स्टार्ट हो जाता है। पर सोचो बच्चा अपने पैरों पर खड़ा है, कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, तो इसीलिए जब भी कोई ऐसा स्टडी की जाती है तो सबसे ज्यादा दिक्कत वो है डेवलपिंग कंट्री में, और अंडर डेवलप जो कि अभी कैटेगरी में है उनके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। सेम बात बोली गई है इस रिपोर्ट के द्वारा भी, यानी कि जो डेवलप कंट्री है उन पर इतना इंपैक्ट नहीं पड़ा है, पर लेकिन जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्री है उन पर खासा इंपैक्ट यहां पर देखने को मिला है। और कई सारे देश ऐसे थे इसमें जो कि डीरेल्ड हो गए। डीरेल्ड का मतलब क्या होता है, मतलब पटरी से जो है ट्रेन मतलब पटरी से ट्रेन उतर गई।
अब मुश्किल से पटरी पर आने वाली है। ये सिचुएशन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसके चलते जो इम्पैक्ट देखने को मिला यहाँ पर, ये मल्टीपल कंट्री के अंदर में बोला गया है कि 34% ऐसे थे जो कि एक तरीके से 34% जो लर्निंग है अर्ली लैंग्वेज में, ठीक है, वो लॉस्ट हो चुकी है। यानी कि एक तरीके से जो उनकी एक सीखने का प्रोसीजर था वो खत्म हो चुका है। 29 ये 34% तो ये देखने को मिलेगा आप लोगों को। 29 के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगा कि मैथमेटिक्स की जो स्किल है जो पहले पेंडेमिक से थी उसके बाद में उनकी बर्बाद हो चुकी है, उन पे अब जोड़ गुना घटा भाग भी नहीं आ रहे, ये कंडीशन देखने को मिल रही है। इसी के साथ में जो खतरनाक चीज जो इससे भी ज्यादा मुझे लग रही है कि प्री पेंडेमिक जो लोग एडमिशन ले रहे थे खासकर बच्चे, अब वो एडमिशन भी नहीं ले रहे हैं। बहुत सारे बच्चे उस लेवल पर एडमिशन ही नहीं आ रहे हैं क्योंकि बहुत सारों के तो पेरेंट्स की डेथ हो गई। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसमें घर की कंडीशन ऐसी नहीं है कि उनको पढ़ाया जा सके, कि उनको ये लग रहा है कि इससे अच्छा थोड़ा बहुत कमाएगा तो घर में थोड़ा सा सहारा मिला रहेगा, ऐसी कंडीशन देखने को मिल रही है। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन देखने को मिल रही है और बहुत सारे एरिया में ऐसा भी देखने को मिला कि फूड सिक्योरिटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आ रही है यहाँ पर। तो कई जगह पर यहाँ पर प्रॉपर स्कीम भी नहीं चलाई गई उस टाइम पर भी, बाद में आप लोगों को देखने को मिला। तो फूड इनसिक्योरिटी भी एक रीजन है कि इसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारा इंपैक्ट देखने को मिला। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सारी की सारी बातें जो है वो रिपोर्ट में बता रही है। एक इंपैक्ट जो हुआ करता है ग्लोबल एजुकेशन पे नॉर्मली देखने को मिल रहा था कि अगर बात करेंगे 25 फैब, फिर आगे यहां पर मार्च आ गया, पर लेकिन जब लॉकडाउन लगता है दुनिया भर के अंदर में मार्च के महीने में, तब 1.38 बिलियन के करीब बच्चे जो हैं वो यहां पर कहीं ना कहीं एक तरीके से बोलो कि एक पिंजरे में फंस गए। वो किसी भी तरीके की एजुकेशन लेने के लिए उनके पास में कोई ज्यादा ऑप्शन बचा नहीं। तो ये सिचुएशन यहां पर देखने को मिली और ये सिचुएशन ऐसा नहीं हमारे देश में थी, ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिल रही है ब्राजील में, सेम सिचुएशन इथियोपिया में, मैक्सिको में, पाकिस्तान में, साउथ अफ्रीका में, वियतनाम में। तो टोटल मिलाकर ये बोला जा रहा है कि 25% के करीब जो भी यूथ थे यहाँ पर वो ना तो एजुकेशन में थे, ना ही एम्प्लॉयमेंट में थे और ना ही किसी ट्रेनिंग में थे। यानी कि एक तरीके से ना तो उनके पास में कोई एजुकेशन थी, ना ही उनके पास में कोई रोजगार था और ना ही उनके पास में कोई किसी तरीके की ट्रेनिंग थी। ये सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिली। इसी के साथ में यहाँ पर जो कुछ कमा रहे थे, अगर बात करें पहले जो थोड़ा बहुत कमा रहे थे, उनकी अर्निंग जो है एक तरीके से घट गई। मान लीजिए कोई 15% के करीब कुछ कमा रहे हैं यहाँ पर, वो घटकर जो है 12% आ गई। 20 के साथ में जब कंपेयर किया 21 में यहाँ पर, यानी कि उनकी अर्निंग भी घट गई क्योंकि लोगों के पास में कुछ बचा ही नहीं इस तरीके से। तो ये समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, इवन मैंने आप लोगों को बताया था कोविड-19 का इंपैक्ट क्या था। यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों की चाइल्ड मैरिज भी यहाँ पर देखने को मिली, खासकर लड़कियों की, कि चलो बच्चों की शादी कर देते हैं, एक बर्डन कम हो जाएगा यहाँ पर। तो लो एंड मिडिल इनकम कंट्री में यहाँ पर ये चीज देखने को मिली कि जो कमाने वाले थे कई सारों की यहाँ पर डेथ भी हो गई और 10% के करीब यहां पर लोगों ने अपनी एनुअल अर्निंग लूज कर दी। मान लीजिए कोई यहां पर 10,000 रुपए कमा रहा था तो अब फिलहाल आकर वो जो है वो 9,000 के करीब आप लोगों को कमाता हुआ नजर आ रहा था। ये सिचुएशन यहां पर देखने को मिली और ग्लोबली यहां पर जो एक तरीके से जो रिस्क देखने को मिला, एक तरीके से 21 के करीब ट्रिलियन यहां पर लाइफ टाइम अर्निंग लोगों की खत्म हो गई। यानी कि 21 ट्रिलियन अगर मोटे मोटे तौर पर मैं आप लोगों को बताऊं यहां पर, तो आप लोग बोल सकते हैं कि यूएसए की जो जीडीपी है वो 23 ट्रिलियन है। तो उसके इक्विवेलेंट लोगों ने अपनी अर्निंग खत्म कर दी कोविड-19 के टाइम पर। यानी कि जो भी किसी तरीके से रोजी रोटी कमा रहा था, कोई ठेला रेडी लगा रहा था, कोई डे बाय डे में काम कर रहा था, कोई जोमेटो के थ्रू काम कर रहा है, कोई टैक्सी चला रहा है, कोई किसी न किसी तरीके से जो डे बाय डे की जो धाड़ी में लगा हुआ था, उनकी सबकी जो है वो कहानी खराब होती यहाँ पर नजर आई। तो इतना ह्यूज इंपैक्ट यहाँ पर इसका देखने को मिला। इसी के साथ में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टोटल मिलाकर आप लोगों को 17 देखने को मिलते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट है एजुकेशन वाला एरिया कि 4 नंबर पर इसको रखा जाता है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर। लेकिन एक टर्म आप लोग यहां पर याद रखेगा जो कि आप लोगों को खासकर पता भी होनी चाहिए, उसको बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है? नॉर्मली अगर साधारण शब्दों में बोला जाए तो एक ऐसा इंसान जिसको एक अच्छी हेल्थ हो, जिसके पास में एक अच्छी एजुकेशन हो और वो अर्निंग करना स्टार्ट कर दे, तो अब कैपिटल बन गया। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है कि ऐसा इन्वेस्टमेंट जिससे आप लोग फ्यूचर में पैसा कमा सके। किसी मशीन को लेकर आ गए आप लोग, उससे आप लोगों ने पैसा बनाना स्टार्ट कर दिया। उन्हीं जूस निकालने की मशीन लेकर आए, जूस लगाया, अपना बेचना स्टार्ट किया। ये तो अपना आप पी रहे हैं तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, उससे बेचना स्टार्ट कर दे तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गया। लैपटॉप अपने आप यूज कर रहे हैं तो आप लोगों का खुद का पर्सनल यूज हो गया, उससे कैफे खोल दिया तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गया।
तो ये एक तरीके से ऐसा इन्वेस्टमेंट करना जिससे कैपिटल जनरेट होने लगे। तो जब ह्यूमन भी ऐसा ह्यूमन बन जाता है जो कि कैपिटल जनरेट करने लगे, यानी कि अर्निंग करने लगे, उसको ह्यूमन कैपिटल बोल देते हैं। उसके अंदर में नॉलेज होती है, उसके अंदर में एबिलिटी होती है, उसके अंदर में स्किल होती है, उसके अंदर में एजुकेशन होती है, उसके अंदर में ट्रेनिंग होती है, उसके अंदर में एक्सपीरियंस होता है, जजमेंट होता है, विजडम होती है, क्रिएटिविटी होती है। एक तरीके से यहाँ पर दोनों क्रिएटिविटी हो गई, मतलब ज़्यादा ही क्रिएटिविटी होती है तो क्रिएटिविटी का स्क्वायर हो गया यहाँ पर। तो कहने का मतलब सीधा सीधा यहाँ पर ये हो गया कि उस इंसान के अंदर में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब वो एक इंसान नहीं रहा है, वो क्या बन गया, वो पुरुष नहीं रहा है, क्या बन गया, वो महापुरुष बन गया मतलब कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर बच्चा जो है अब वो पढ़ने के बाद में कोई डॉक्टर बन गया है, कोई इंजीनियर बन गया है, कोई लॉयर बन गया है, कोई जज बन गया है, कोई आईएएस बन गया है, कोई आईपीएस बन गया है, कोई पायलट बन गया, कोई मिलिट्री में कोई भी किसी पर्टिकुलर पोस्ट पे चला गया, आर्मी में, ठीक है, कोई लेफ्टिनेंट बन गया, मतलब जिस भी पोस्ट में जा रहा है अब वो क्या हो गया, वो एक ऐसा इंसान हो गया कि पकड़ो अब इसकी शादी कर दो। क्यों? क्योंकि अब उसको जो मिल चुकी है तो ह्यूमन कैपिटल बन गया। तो इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस बन गया इंसान, अब ह्यूमन कैपिटल बन चुका है। तो वो क्या कर रहा है, अब कैपिटल जनरेट कर रहा है। तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि जो घर वालों ने उसमें इन्वेस्टमेंट किया था, अब घर वालों का इन्वेस्टमेंट जो है वो रिटर्न देने लगा है, ऐसा आप लोग बोल सकते हो मोटे मोटे तौर पर। तो यहां पर जो ये लोगों का जो कैपिटल बनना था, वो कैपिटल बनने का प्रोसीजर ही रुक गया, कहीं ना कहीं आप लोग ऐसा बोल सकते हो। यानी कि जो कोविड-19 में यहां पर जो इंपैक्ट पड़ा, जिसकी वजह से ह्यूमन जो है वो ह्यूमन कैपिटल बनने वाला था, वो ह्यूमन कैपिटल बनने का प्रोसीजर ही रुक गया। और तो दूर की बात है, यहां पर आप लोग ये समझ सकते हैं कि इसकी वजह से इतनी बुरी कंडीशन देखने को मिली कि इंसान की जो है वो हेल्थ बेकार होना स्टार्ट हो गई। लोग जो है हेल्थ केयर को लेकर, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पर फेस कर रहे थे, ठीक है। इसकी वजह से आज की डेट में अगर बात करें, बहुत सारे डोमेस्टिक वायलेंस भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए, खासकर बच्चों के ऊपर में, कि घर में अर्निंग हो रही नहीं है, जो पिताश्री हैं वो फ्रस्ट्रेट हैं, तो गुस्सा कहाँ पर निकलेगा, बच्चों पर निकलेगा। तो ऐसे भी बच्चों के खिलाफ बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली। जो यूथ थे जिसकी मैंने बताया आप लोगों को अर्निंग काफ़ी ज़्यादा कम हो गई और बहुत सारे ऐसे चैलेंज देखने को मिले, वो एक नेचुरल प्रोसीजर यहाँ पर देखने को मिला ही मिला। तो यानी कि अब यहाँ पर क्या किया जाए, सोचो अगर यहां पर जो इंसान जॉब कर रहा था उसकी जॉब चली गई। आप लोगों को मैंने एक बार एक आर्टिकल डिस्कस किया था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर देश के अंदर में जाओगे तो जम्मू एंड कश्मीर में जब आर्टिकल 370 जो है वहां से हटाया गया, बेसिकली हटाया क्या गया, उसको मॉडिफाई किया गया, तो उस टाइम पर वहां पर बहुत लंबे समय तक जो है हमारी कंट्री में एक तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए आर्मी के द्वारा वहां पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि इंटरनेट की सर्विस जो है वो बंद रखी, और इतनी लंबे समय तक बंद रही कि दुनिया में सबसे ज्यादा लंबे समय तक इंटरनेट की सर्विस कहीं बंद होने का अगर किसी को ख्याति मिली तो वो इंडिया के अंदर उसकी उपाधि मिली। पर लेकिन कंडीशन क्या थी, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना भी जरूरी है, पर उस सिक्योरिटी के चक्कर में उस पर्टिकुलर एरिया की जो IT इंडस्ट्री थी, यानी कि वो इंडस्ट्री जो कि इंटरनेट पे काम कर रही थी, वो बिल्कुल खत्म हो गई। तो लाखों जो युवक उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम कर रहे थे वो तो पढ़े लिखे थे। ऐसा कहते हैं ना, पढ़े लिखों को जॉब नहीं पढ़े लिखों को तो जॉब मिल ही जाती है, बिना पढ़े लिखों को नहीं मिलती। वो पढ़े लिखे होते हुए भी उनकी जो है वो जॉब वहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है कि वो नहीं मिल पाई, वहां पर उनको कहीं और जाकर कुछ ना कुछ काम धंधा खोजना पड़ गया। तो कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है जो कि सिक्योरिटी भी जरूरी है, अगर सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कराएंगे तो और दिक्कतें देखने को मिलेगी, और पड़ोसी तो बैठे इसी चक्कर में है कि कुछ ना कुछ मौका मिले और वहां पर जाकर कुछ पटाखे पटकाए जाए, तो ये देखने को मिलेगा। तो सिचुएशन यही है, और फिर वही बोलेंगे कि तुम अगर पटाखे पटवाओगे हमारे घर में तो हमको तो फिर नहीं, डायलॉग मारते हैं उसमें शाहरुख खान कि हमको तो स्वागत के लिए आना ही पड़ेगा, तो फिर हमारी आर्मी स्वागत के लिए आती है इनके। तो वो कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। पर लेकिन इनडायरेक्ट वे में देखा है तो पढ़े लिखे इंसान जो ह्यूमन कैपिटल थे, उनकी भी कैपिटल करने की क्षमता जो है वो यहाँ पर घटती हुई नजर आई। यही सेम इंपैक्ट आप लोगों को कोविड-19 का पूरी दुनिया में देखने को मिला। तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि जब बोल रहे थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में गोल में कि गरीबी मिट जाएगी दुनिया भर में से, 2030 तक का गरीबी मिटा देंगे, बहुत सारे ऐसे टारगेट थे, एजुकेशन को अचीव कर लेंगे, वो सारे धरे के धरे रखे रह गए। इवन आप लोगों को बता दूं, एजुकेशन तो एक नेक्स्ट लेवल की बात होगी। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ऐसी सिचुएशन देखने को मिली कि इन लोगों को एक एक डोज तक नहीं मिल पाया प्रॉपर दवाई का। हम कहते हैं ना कि डबल डोज लगवा लिया, आप लोगों ने सबने डबल डोज लगवाया होगा ना, मैंने भी डबल डोज लगवाया। बूस्टर डोज वगैरह मुझे नहीं मिला, ना मैंने लगवाया, और ना ही मैक्सिमम आप लोगों ने भी लगवाया। किसी ने बूस्टर डोज लिया बताइएगा जरा। तो सिचुएशन क्या है, सिचुएशन है कि इनको सिंगल डोज भी नहीं मिला यहाँ पर, तो वैक्सीनेशन नहीं मिल रही है, कोई न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट नहीं मिला यहाँ पर, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई यहाँ पर, कुछ भूखे के शिकार यहाँ पर है काफी लार्ज स्केल पर। तो यहाँ पर जो यूथ है वो बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं यहाँ पर दुनिया भर में। ये कौन सा एरिया है, ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मैक्सिमम प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया में जब ज्यादातर अगर रिसोर्सेज कहीं पर पाए जा रहे हैं तो वहीं पर पाए जा रहे हैं,
और रिसोर्सेज निकालने के लिए इनके पास में इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ये कई सारी ऐसी चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ रही है जिसके ऊपर हम लोगों को काम करना जरूरी है, बात करना जरूरी है। तो ये रिपोर्ट यही बता रही है कि अब इन्वेस्टमेंट आप लोगों को बढ़ाना पड़ेगा, एजुकेशन के फील्ड में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा, ह्यूमन कैपिटल में सोशल सिक्योरिटी स्कीम चलानी पड़ेगी, तब जाकर चीज़ें जो हैं वो यहाँ से रिकवर करती हुई नजर आएंगी और तब जाकर आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये सारी बातें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि अगर इंपैक्ट पूछा जाए, और यहाँ पर नहीं ऐसे ही इंपैक्ट पूछा जाएगा आप लोगों से दूसरा भी क्वेश्चन बन सकता है किसी दूसरे सेक्शन में इंपैक्ट के बारे में। तो ऐसा नहीं कि इसी के इंपैक्ट के बारे में, वुमेन पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, एग्रीकल्चर पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में क्या इंपैक्ट पड़ा, और भी बहुत सारे ऐसे एरिया पड़ जाते हैं कि किस किस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा कोविड-19 का, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कॉमन सेंस का क्वेश्चन, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, मतलब दिल छूने वाला क्वेश्चन। आप लोग अटेम्प्ट करो, इसका आंसर आप लोग दे पाओगे अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे। जितना पढ़ा है उसी में दिमाग लगा सकते हो, कॉमन सेंस लगानी है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है, जो कॉन्सेप्ट है उसको कौन सा प्रोसीजर जो है वो बेटर एक्सप्लेन कर रहा है कि ह्यूमन कैपिटल है। पहली स्टेटमेंट में बोला गया है कि इंडिविजुअल ऑफ द कंट्री टू एक्यूमुलेट मोर कैपिटल, यानी कि उसके पास में ज्यादा पूंजी आ जाए तो उसको ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है क्या? इंक्रीजिंग द नॉलेज, स्किल लेवल एंड द कैपेबिलिटी ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, ये है ह्यूमन कैपिटल, दूसरी स्टेटमेंट। ठीक है, तीसरी स्टेटमेंट बोला गया कि एक्यूमुलेशन ऑफ द टेंजेबल वेल्थ, टेंजेबल वेल्थ, तो यहां पर बोला गया। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर बोला गया एक्यूमुलेट ऑफ द इनटेंजेबल वेल्थ। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? आप लोग बोल सकते हैं मैंने ह्यूमन कैपिटल क्या बताया, अगर आप लोगों के पास में नॉलेज बढ़े, अगर आप लोगों के पास में स्किल बढ़े, तो ये इसके बारे में मैंने बात की है। तो यानी कि नॉलेज, स्किल, कैपेसिटी, दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरी किस में नहीं है? दूसरी तीसरे इसमें नहीं है, चौथे में, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। ठीक है, पहली स्टेटमेंट में क्या बोला गया है कि मोर कैपिटल के बारे में मैंने बात की है, कहीं पे नहीं की है, तो इसका मतलब ये भी आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। अब ये दो आंसर डिसाइड करेंगे यहां पर, मतलब तीसरा तो हो ही गया खत्म, इसका कोई मतलब ही नहीं है। अब यहां पर डिसाइड करेगा इनटेंजिबल। आप लोग क्या मतलब है, आप लोगों को कोई स्किल आ गई, जैसे आप लोगों को पढ़ाना आ गया, आप लोग एक डॉक्टर हो, आप लोगों को मरीज देखना आ गया, आप लोग एक वकील हो, आप लोग केस लड़ना आ गया। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि चोर घर में आएगा, सब कुछ चुरा कर ले जाएगा, पर लेकिन आप लोगों की नॉलेज नहीं चुराएगा। तो नॉलेज क्या है? इनटेंजिबल है, उसको कोई टच नहीं कर सकता। ठीक है, उसको कोई छू भी नहीं सकता। तो ये ऐसी नॉलेज है, ये एक वेल्थ है आप लोगों के पास में। अगर आप लोग पढ़े लिखे हैं, अगर आप लोग स्किल हैं, आप लोग कहीं भी जाकर अपना जो है अर्निंग कर सकते हैं, अपना पेट भर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं इनटेंजिबल वेल्थ। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया सी। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट पूछे जाते हैं, है कि नहीं? तो कोई डाउट था इसमें? तो ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में ऑलरेडी 2018 में प्यारा सा क्वेश्चन बना था यहां से। ठीक है, 2020 में यहां पर यूपीएससी के द्वारा एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया आंसर राइटिंग के लिए। हालांकि उस टाइम पर इतने आर्टिकल डिस्कस किए थे, बहुत सारे बच्चों ने अच्छे से इसको अटेम्प्ट भी किया। कोविड-19 महामारी ने भारत में आप लोगों को देखने को मिलेगा इनइक्वलिटीज बढ़ा दी। ठीक है, असमानताएं बढ़ा दी यहां पर अलग अलग क्लास के अंदर में, और पुअर्टी बढ़ा दी। तो इसके ऊपर कमेंट करने के लिए बोला था 2020 में जो क्वेश्चन आया यहां पर। तो सोचो यहां पर एजुकेशन में अलग से पूछा जा सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इस तरीके टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो बताना, कोई डाउट हो, कोई इस तरीके से कोई समस्या हो तो बताना। और आप लोगों को ये बताना है कि एजुकेशन जो है हमारे संविधान के अंदर में जब हम लोग जाते हैं सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, तो एजुकेशन कहां पर आता है, ये आप लोगों को बताना है। प्यारा सा क्वेश्चन है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जब मैंने बताया आप लोगों से, तो उसके बारे में बताया था, तो आप लोगों को आइडिया होगा। तो बताइए कि कौन इसका सही आंसर देगा, देखता हूं। ठीक है, और फीडबैक जरूर देना। अगर पसंद आया या फिर पसंद नहीं आया तो लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं। 1 सेकंड लगती है। ठीक है, नो चार्ज, ये चार्जेबल नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में बता दिया करो, ये फीडबैक का तरीका है। ठीक है, ये आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से पूछूंगा कि बजट वाली वीडियो जो है वो किस किस ने देख ली है। एक बजट वाली वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें भी मैंने इसके बारे में जिक्र किया था, और ये टाइम टू टाइम आता रहेगा। तो ऐसी चीजें आप लोगों के माइंड में क्लियर होनी चाहिए। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, और अभी यूनियन कैबिनेट ने क्लियर किए हैं यहाँ पर 7 ITBP बटालियन, बेसिकली यहाँ पर चाइना पर नजर रखने के लिए। हर एक न्यूज़पेपर के द्वारा इस आर्टिकल को कवर किया गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। किस किसी ने देखी है जरा बताइए, और नहीं देखी है वो भी बताना। ठीक है दोस्तों, ये जो आर्टिकल है ये जीएस पेपर 2 में जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है उसके साथ में आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि एक पर्टिकुलर प्रोग्राम जिसका नाम है वाइब्रेंट विलेज, ये याद रखिएगा, ये अब की बार के बजट की बात नहीं है। यहां पर ये है बेसिकली बजट 2022 की बात।
यानी कि अगर आप लोगों से स्टेटमेंट में देकर कोई पूछ ले कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है वो अब की बार के बजट में स्टार्ट किया गया था, तो याद रखना 2022 के बजट में ये हमारी कंट्री की फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा अनाउंस किया गया था। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेकर यहाँ पर ये 2022-2023 से लेकर 2025-2026 तक हमारा जो LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाला एरिया है, बॉर्डर वाला एरिया है, वहां पर डेवलपमेंट करने के लिए ये 4,800 करोड़ रुपए जो है वहां पर प्रोवाइड कराने की बात यहां पर की गई थी। तो उनको इंप्लीमेंट करने की बात अभी यहां पर की जा रही है। तो इसके चलते हमारे देश के अंदर में खासकर अगर बात करें तो अपॉर्चुनिटी है कि 4 स्टेट और जो यूनियन टेरिटरी है उसमें यहां पर इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, खासकर हमारी कंट्री का जो बॉर्डर है इंटरनेशनल लेवल पर, ताकि डेवलपमेंट किया जा सके। और चाइना जो हरकतें करता है बार बार यहां पर उल्टी सीधी, उसकी हरकतों पर भी नजर यहां पर रखी जा सके। तो एक बहुत ही अप्रिशिएट करने वाला प्रोग्राम आप लोग इसको बोल सकते हैं सरकार का, कहीं ना कहीं अपने एरिया को और ज्यादा सशक्त बनाने के लिए। ठीक है, तो एक तरीके से बहुत ही अच्छा तरीका है यहां पर। इसके चलते पहले आप लोगों को यहां पर माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसा एरिया है जो कि मैप के बारे में बात करता है। ये अपनी कंट्री का प्यारा मैप है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन है ये वाली जो मुझे पर्सनली लगती है। ठीक है, आप लोगों से पूछे कि ये कौन सा देश है, पता है कौन सा देश है, बताइए। तब तक मैं आप लोगों को और बातें बताता हूं, देखता हूं कौन कौन बताता है। यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा LOC जिसको बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। यहां पर देखने को मिलता है LAC जिसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो LOC जो है इंडिया और पाकिस्तान का जो बीच में एक बॉर्डर माना जाता है, और LAC जो है इंडिया और चाइना के बीच में जो है वो बॉर्डर माना जाता है। चाइना अक्सर ये बदतमीजी करता है कि जिन एरिया में ज्यादातर लोग रहते नहीं है वहां पर एक तरीके से ना आप लोग बोल दे कि पहाड़ हैं, बेसिकली नदियां हैं, खाली पड़े हुए हैं, तो वहां पर लाकर अपने लोगों को बसाना स्टार्ट कर देता है, वहां पर लाकर कुछ घर बनाना स्टार्ट करता है और फिर बोलता है कि ये तो मेरा एरिया है, देखो यहाँ हमारे लोग रह रहे हैं। ऐसा नहीं, हमारे साथ ये बदतमीजी करता है। सेम बदतमीजी इसने भूटान के साथ भी की है, पड़ोसी देशों के साथ में अक्सर ये ऐसी बदतमीजी करता हुआ पाया जाता है, और इसी तरीके से आगे बढ़ता बढ़ता उस एरिया में अंदर घुसता चला जाता है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है यहाँ पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, इसमें अगर हम लोगों ने भी अपने एरिया में डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर दिया तो चीजें सुधरती हुई नजर आएंगी। जैसे बॉर्डर एरिया पर चाइना और तिब्बत वाले एरिया के साथ में हमारी कंट्री में जो इंडन तिब्बतन जो पुलिस फोर्स है, यहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है ITBP, ये काम करती हुई नजर आती है। तो इसके चलते यहाँ पर इनको ट्रेन किया जाएगा, पर्सनल को एडिशनल बटालियन यहाँ पर ऐड की जा रही है ताकि मॉनिटरिंग की जा सके बॉर्डर की। तो फाइनेंशियल पैकेज दिया जा रहा है, जो विलेज की जो ढांचा है वहां पर वो बनाया जाएगा और उनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराई जाएगी ताकि चाइना के साथ में जो भी इशू चलते रहते हैं उनको थोड़ा सोल्यूशन निकाला जा सके। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह कि एक अच्छा डेवलपमेंट करने की यहाँ पर बातें की जा रही है ताकि इस एरिया में हम लोग बॉर्डर के एरिया को थोड़ा सा सुधार कर आगे बढ़ सके। इसीलिए बॉर्डर विलेज में यहाँ पर डेवलप करने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लाया गया था, और ये 2022 के बजट में यहां पर बेसिकली लाया गया था। आप लोग अगर लास्ट ईयर की बजट वाली भी वीडियो देखेंगे उसको भी आप लोग देख सकते हैं, उसके अंदर भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, और अब की बजट की वीडियो के अंदर भी इसको एक्सप्लेन किया था। इसमें बेसिक पर्पज क्या है, इसमें घर बनाना, टूरिस्ट सेंटर बनाना, रोड कनेक्टिविटी बनाना, सपोर्ट प्रोवाइड कराना जो वहां पर रह रहा है खासकर उसके लिए फंडिंग देना। बेसिक पर्पज ये कि अगर कोई वहां पर रहना चाहता है, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहता है, तो उसकी जिंदगी को थोड़ा सा सुगम बनाने की कोशिश करने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम हमारे देश में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताता हूं ताकि क्वेश्चन बने तो कोई कंफ्यूजन न रहे। आप लोगों से यहां से एक क्वेश्चन भी बन सकता है पर्टिकुलर स्कीम के बारे में कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है वो कैसा प्रोग्राम है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम है या फिर यहां पर ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। तो ये एक तरीका सेंट्रल स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मिलकर यहां पर पैसा जो है वो इन्वेस्टमेंट करने वाली है। इसको बोलते हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसमें दोनों मिलकर काम करें। यानी कि जैसे कि बात करें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख, तो यानी कि 4 राज्य प्लस 1 यूनियन टेरिटरी मिलकर इस एरिया में काम करेगी इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए, जो कि खासकर इंटरनेशनल बॉर्डर जिनके साथ में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो एक तरीके से ये यहां पर 4 राज्य भी पैसा देंगे और यहां से भी पैसा मिलेगा, तो मिलकर काम करेंगे यहां पर। तो इसके चलते यहां पर जो नॉर्दर्न खासकर जो एरिया का बॉर्डर है उसमें यहां पर लोगों की लाइफ को इंप्रूव करने के लिए प्रोग्राम चलाया गया, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। बोला गया देयर विल नोट बी एन ओवरलैप विद द बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि वो तो चल रहा है, वो तो यहां पर चलता ही रहेगा, ये अलग से पैसा प्रोवाइड कराया जाएगा। ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। एक होता ना कि
एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा, एक को बोलते हैं कि ये क्या है, ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या है, मान लीजिए मैं बोलूं कि या तो आप लोग क्या करो, मतलब एक तरीके से आप लोगों को एप्पल देने हैं मुझे, मैं बोलूं कि या तो ये वाला सेब ले लो या फिर ये वाला सेब ले लो, दोनों में से एक सेब आप लोग रख सकते हो अपने पास में, ठीक है। तो ये वाला एप्पल ले लो या फिर ये वाला एप्पल ले लो, तो यानी कि ये क्या हो गया, ऑल्टरनेटिव है, दोनों में से एक चूज करना है। पर लेकिन यहां पर क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि ये तो आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा, आप लोग इसको भी लेकर जाना, ये सप्लीमेंट्री हो गया। यानी कि आप लोगों को बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम तो मिल ही रहा है, यहां पर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम एक सप्लीमेंट्री प्रोग्राम हो गया कि ये इसको सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा, ये भी मिलेगा यहां पर। तो ये फायदा है इसका यहां पर। तो लोकल एरिया पर किस तरीके से हम लोग यहां पर लोकल नेचुरल ह्यूमन रिसोर्सेज को भी ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं, बॉर्डर एरिया में कैसे हम लोग हब और स्पोक मॉडल ला सकते हैं। हब और स्पोक क्या है, जैसे मैं बोलता हूं कि मैं यहां पर लेक्चर ले रहा हूं, मैं बीच में बैठा हूं, ठीक है, आप लोग अलग अलग राज्य से जुड़े हुए हैं, कोई किसी सिटी से देख रहा है, कोई किसी सिटी से देख रहा है, इतने सारे बच्चे 1 मिलियन के करीब बच्चे हैं, एसएलवी फैमिली के साथ में 1 मिलियन की आर्मी है। तो हब क्या हो गया, मैं हब हो गया यहां पर एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए, आप लोग स्पोक हो गए, यानी कि तिल्लियां जुड़ी हुई है मेरे साथ में। अब आप लोग भी अपने अपने एरिया में जो भी बातें सीखते हैं, तो आप लोग भी किसी न किसी के साथ में कुछ ना कुछ डिस्कस करते होंगे, शेयर करते होंगे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया नॉलेज फैलाने का तरीका। मैं बोलूं कि चलो पेड़ लगाते हैं, मैं अकेला पेड़ लगाऊं, एक पेड़ लगा लूंगा, 2 पेड़ लगा लूंगा, पर मैं बोलूं कि सबको एक एक पेड़ लगाना है, तो एक ही झटके में 1 मिलियन पेड़ लग जाएंगे। ऐसे आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो हब एंड स्पोक मॉडल बहुत ही पावरफुल एक मॉडल होता है जो कि इस तरीके से काम करता हुआ नजर आता है। तो टूरिज्म पोटेंशियल भी बढ़ता है, जब लोग रहने स्टार्ट हो जाएंगे तो वहां पर उसकी कल्चर, एक कनेक्टिविटी, एक अच्छी अच्छी हेरिटेज साइट, कई सारी और भी वहां पर टेम्पल्स, कई सारे वहां पर और रिसोर्सेज आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो और ज्यादा लोग वहां पर आते हुए नजर आएंगे। तो सस्टेनेबल इको एग्रीकल्चर बिजनेस में वहां पर एक तरीके से 1 विलेज 1 प्रोडक्ट वाला भी कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करने की बात की गई। जैसे नहीं 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट वाला प्रोग्राम सुना आप लोगों ने, ऐसे ही 1 विलेज यहां पर 1 प्रोडक्ट वाले प्रोग्राम के बारे में बात की जा रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोकल एरिया पर भी डेवलपमेंट की जो है छाप छोड़ी जा सके, उसके साथ में कनेक्टेड ये पर्टिकुलर प्रोग्राम यहां पर लाया जा रहा है। तो इंटरेस्टिंग है, इसको लेकर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैप बेस्ड क्वेश्चन बड़ा ही शानदार यहां से आप लोगों से बन जाएगा। आप लोगों से कोई भी पूछ बैठे यहां पर कि सिंकुला टनल, सिंकुला सुरंग जो है ये कहां पर बनाई जा रही है यहां पर बेसिकली, और कितनी लंबी है, और इसका मतलब क्या है। 4.1 किलोमीटर लंबा ये टनल यानी कि सुरंग बनाई जा रही है, जिसको बोलते हैं यहां पर नीमू पदम दारचा, नीमू पदम दारचा रोड के नाम से यहां पर बेसिकली इसको बोला गया है। आप लोग देखते हैं नीमू पदम, ठीक है, दारचा, तो इन एरिया को यहां पर कनेक्ट करते हुए यहां पर ये सिंकुला एक तरीके से यहां पर कनेक्टिविटी बनाई जा रही है। और ये जो पर्टिकुलर कनेक्टिविटी की जो ये रोड है, ये ऑल वेदर रोड यहां पर बनाई जा रही है, एक टनल है, कहीं ना कहीं 2025 तक का दिसंबर के महीने तक यहां पर ये कंप्लीट होगा। तो आगे भी 2-3 साल तक ये न्यूज में आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये होगी। दूसरी, जैसे ये कनेक्ट हो जाएगा यहां पर, तो हम लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए और ज्यादा सिक्योर हो जाएंगे। सिक्योरिटी फोर्स का जो मूवमेंट है, खासकर कई बार बर्फबारी हो जाती है बहुत तकड़े वाली, वहां पर सिक्योरिटी फोर्स हम लोग नहीं भेज पाते हैं, तो ये वाली सिचुएशन भी कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आएगी। अच्छे से हम लोग वहां पर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो अपनी पहुंचाते हुए वहां पर नजर आएंगे। तो ये एक टनल भी यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये एक टनल है, एक सुरंग है। आप लोगों ने मनाली में तो यात्रा की होगी, तो उसी से थोड़ा सा ऊपर जाकर यहां पर बेसिकली बातें की जा रही हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऑल वेदर कनेक्टिविटी की बात यहां पर की जा रही है, ताकि हम लोग अपने एरिया में सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सकें। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुन लिया यहां तक, समझ में आ गया टॉपिक। अब देखता हूं कितने अच्छे से सुना है आप लोगों ने और कितना अच्छे से आप लोगों को समझ में आया। बात की जा रही है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में। प्यारा सा क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान सा। बोला जा रहा है कि एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, अंडर द होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जाएगा बेसिकली, जिसके चलते नॉर्दर्न बॉर्डरिंग विलेज में यहां पर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। पर्टिकुलर प्रोग्राम जो है वो अनाउंस किया गया था यहां पर फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा बजट 2022 के अंदर में अपनी स्पीच में। सही आंसर क्या है? ओनली 1, ओनली 2, बोथ या फिर नन? सही आंसर आप लोग बताइए, देखता हूं कौन सही आंसर देता है। एक और क्वेश्चन है यहां पर वाइब्रेंट विलेज के बारे में ही, तब तक उसको अटेम्प्ट कर लो। बोला गया कि एम है डेवलपमेंट करने के लिए नॉर्दर्न बॉर्डर, ताकि इंप्रूव किया जा सके लाइफ जो भी लोग वहां पर रह रहे हैं उनके लिए। बोला गया कि इसके अंदर में बोला गया कि देयर विल नॉट बी ओवरलैप विद द बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसलिए मैंने फोकस दिया था, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया कि प्रोग्राम जो है वो कवर करेगा ऑल द जो यहाँ पर स्टेट है यहाँ पर और यूनियन टेरिटरी है जो बॉर्डर करते हैं चाइना के साथ में, ये बोला गया यहाँ पर। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 1, 2, 2, 3, 1, 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो सही आंसर आप लोगों को बताना है, देखता हूं कौन सी आंसर देता है। पहले का आंसर समझ में आ गया? पहले का आंसर क्या है? दोनों को देना सही है। यहां पर सेंट्रल सेक्टर बोला गया, ना कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, याद रखिएगा। तो आंसर क्या है?
पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई, दूसरी करेक्ट होगी, तो आंसर हो गया बी। पर लेकिन अगर इनकरेक्ट लिख देता है यहाँ पर, तो आप लोग चाहते हुए भी यहाँ पर कई बार ना एक तरीके से अरे यार ये तो समझ में आ गया, पढ़ा था हम लोगों ने, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, ये तो क्वेश्चन गलत हो गया, आंसर ए हो गया, और क्या इनकरेक्ट पूछ रखा है, आंसर ए होगा, यहाँ पर बी लगा दोगे, ठीक है। तो कई बार लापरवाही जो है वो आप लोगों को ले डूबती है, तो इसलिए लापरवाही नहीं करनी है। आंसर क्या हो गया? अगर ढंग से यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो आंसर डी हो गया, यानी कि जो एरिया बोले हैं सारे के सारे चाइना के साथ में बॉर्डर टच करते हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आप लोगों को देखने को मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख, ठीक है। तो याद रखिएगा, कंफ्यूजन माइंड में इसको लेकर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कतई भी। तो यहाँ पर आंसर डी हो गया, एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। और उससे पहले वाले का आंसर जो हो गया वो आप लोगों का क्या आ गया? वो आ गया बी आंसर। तो किस किस का आंसर सही था बताना, कोई भी माइंड में डाउट नहीं होना चाहिए, और स्कीम में कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। उसी के साथ में एक मैप बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ से कवर हो गया, और रिसेंटली अभी क्या बात की जा रही है वो भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। तो इस तरीके से टॉपिक को तैयार करो, प्रैक्टिस जरूर करो उस टॉपिक से रिलेटेड, ताकि एग्जाम में जाकर आप लोग न भूलो कम से कम, ठीक है। तो ये जरूर याद रखना। जब भी कोई आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, वो हर एक न्यूज़पेपर कवर करते हैं। जैसे ये वाला आर्टिकल यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस के अंदर कवर किया गया कि गवर्नमेंट ने जो 65 ईयर की कैप थी वो यहाँ पर हटा दी है, अगर कोई भी जो ऑर्गन डोनेशन या फिर रिसीविंग वाली बात यहाँ पर करते हैं। सेम आर्टिकल जो है द हिंदू के अंदर कवर किया गया कि नो बार टू द रजिस्टर, एक तरीके से यहाँ पर जो खासकर ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले एरिया के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर यहाँ पर ये अभी आर्टिकल आप लोगों को दोनों आर्टिकल में यहाँ पर दोनों न्यूज़पेपर में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिले, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये एक आर्टिकल आप लोगों का बन जाता है। ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है जीएस पेपर 2 में जो हेल्थ वाला एरिया है उसके साथ में आप लोग यहाँ पर इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। रिसेंटली यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा मॉडिफाइड नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट गाइडलाइन जो है वो यहाँ पर लेकर आई गई, और उसमें ये बोला गया कि 65 साल से ऊपर के बारे में जो हम लोग बात करते थे कि यहाँ पर 65 साल से ऊपर की एज के जो रिसीव करने के बारे में बात करते थे ऑर्गन ट्रांसप्लांट, तो यहाँ पर खासकर क्या था उसको हम लोग अलाउ नहीं करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया कि जिससे 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग को मृतक दाताओं से यहाँ पर प्रत्यारोपण के लिए अंग प्रदान करने की अनुमति मिलती है, पहले यहाँ पर नहीं मिल पाती थी। मतलब क्या है, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि हमारे संविधान के अंदर आप लोगों को पता है पार्ट 3 है, उसमें फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक का। एक आर्टिकल है 21 जो कि बात करता है राइट टू लाइफ के बारे में। अब एक इंसान जो है उसकी एज है 64 साल, एक इंसान जो है उसकी एज है 66 साल, मतलब 64 साल वालों को अलाउ है पर लेकिन 66 साल वालों को अलाउ नहीं है। तो एक तरीके से ये तो फंडामेंटल राइट का हनन हो गया, राइट टू लाइफ वाले जो उसके अधिकार है उसका हनन हो गया। तो जो नई गाइडलाइन है यहाँ पर इन सब चीज़ों में चेंज करती हुई यहाँ पर नजर आएगी, यानी कि एक तरीके से लोगों को उनके फंडामेंटल राइट जो है वो मिलते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। तो ये बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। यानी कि आज की डेट में एक और इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को बता दूं, जब हम लोग आज की डेट में संविधान के अंदर में जाते हैं 7वें शेड्यूल के अंदर में, तो 3 लिस्ट देखने को मिलती है। एक है यूनियन लिस्ट, और एक है स्टेट लिस्ट, और एक है कॉन्करेंट लिस्ट जिसको समवर्ती सूची बोलते हैं। तो यूनियन लिस्ट में यूनियन कानून बना सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट में स्टेट कानून बना सकती है, और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों बना सकते हैं। पर अगर सेंटर बना दे तो यहाँ पर पहले उसका प्रिवेल होगा और वो स्टेट जो है उससे गाइडलाइन लेके आगे अपने कानून लेकर चलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो हेल्थ है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी स्टेट लिस्ट के अंदर में आती है। समझ गए आप लोग यहाँ पर। तो बोला यही जा रहा है कि पर्पज क्या है इस गाइडलाइन का, ये तो बता दो। तो पर्पज यहाँ पर ये है कि जो भी रूल वगैरह यहाँ पर लाए जा रहे हैं यहाँ पर, एक तो सारे स्टेट के अंदर में एक सिमिलर टाइप ऑफ कंडीशन देखने को मिले। ऐसा नहीं कि कोई स्टेट कुछ कर रहा है कोई स्टेट कुछ कर रहा है, क्यों? क्योंकि हेल्थ जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है 7वें शेड्यूल के अंदर में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बाइंड नहीं कर सकती है स्टेट को, पर हाँ ये है कि कहीं ना कहीं अगर इसको लेकर चलते हैं तो अच्छे से यहाँ पर चीज़ों को इंप्लीमेंट किया जाएगा, और इसी के साथ में ज़्यादा लोगों को एक्सेस मिल पाएगी यहाँ पर। अगर किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पर, इस तरीके से आप लोग खुद सोचो, किसी पर्टिकुलर इंसान को अगर कोई दिक्कत आ रही है यहाँ पर, उसके ऊपर एक बार लगा रखी है, अब वो बार हट गई तो वो अपनी जिंदगी जो है वो अपने हिसाब से एंजॉय कर सकता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चीज़ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो अंग जो है बेहतर तरीके से जो है लोगों तक पहुँच सकेंगे। अगर किसी की डेथ हो गई है तो यहाँ पर उसका जो अंग जो है वो डोनेशन किसी के इंसान तक पहुँच पाएगा, उसकी जिंदगी जो है वो यहाँ पर सुधरती हुई नजर आएगी। तो ये पॉलिसी जो है एक पॉजिटिव नेचर एक सोसाइटी में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये बात यहाँ पर बोली गई है। बेसिक कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। इसके चलते ये सारी बातें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रही है। वैसे किडनी के बारे में, लीवर के बारे में, हार्ट, लंग्स या पेनक्रियाज, ये स्मॉल बॉल्स,
ये सारी बताएगी कि 2013 में कितने यहाँ पर हुआ करते थे बेसिकली ट्रांसप्लांट, और 2022 में अब कितने हो रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। किडनी के बारे में बात करें तो यहाँ पर कितने कम थे, आप लोग देखो 9000 पहुंच गए 3000 से, ठीक है। ये बात करें यहाँ पर लीवर के बारे में तो यहाँ भी अच्छी खासा जंप देखने को मिला। हार्ट के बारे में 30 थे 250 हो गए। लंग के बारे में बात करें तो ये भी चीज़ें बढ़ती हुई जा रही है। तो लोग जो है इनके बारे में अब अवेयर हो रहे हैं, ठीक है। पहले इतने अवेयर नहीं हुआ करते थे, तो ये भी चीज़ आप लोगों को देखने को मिलती है। हमारे देश में ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यहाँ पर इन सब चीज़ों को देखती है, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है उसके अंदर में आप लोगों को ये चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। ये क्या था, ये थी बेसिक चीज़ें। अब इसी से रिलेटेड एक और आर्टिकल मैं आप लोगों का डिस्कस करूंगा, जिसमें सारी चीज़ें जो हैं बड़ी ही बेसिक से समझेंगे, और वो आप लोगों का एक रिवीजन भी होगा। उस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर में आप लोगों को बेसिकली यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि कोविड-19 के बाद में क्या सिचुएशन बनी है यहाँ पर ट्रांसप्लांट के बारे में, और एक आंसर राइटिंग का क्वेश्चन भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी कि आप लोग बोल सकते हैं कि 2 आर्टिकल आप लोगों के हो गए यहाँ पर, जो कि अलग अलग न्यूज़पेपर के थे और बहुत सारे अलग अलग डेटा था। अब ये पर्टिकुलर टॉपिक आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगा 2 आर्टिकल को कवर करके, ठीक है। तो उसको आप लोग और अच्छे से समझेंगे, सारी बातें बताऊंगा कहाँ कहाँ पर कितनी चीज़ें देखने को मिल रही हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ में। दोस्तों एक बड़ी ही प्यारी सी कोटेशन या फिर आप लोग कहावत बोल सकते हैं, जो शायद आप लोगों ने जरूर सुनी होगी कि अंगदान महादान। अंगदान को महादान बोला जाता है। महादान अगर आप लोग देखें इसको क्यों बोला जाता है, आप लोग खुद सोचो कि आज की डेट में से अगर इंसान जो है वो अपना हार्ट यानी कि दिल किसी को डोनेट कर देता है, और उस इंसान की जो है वो डेथ हो जाती है, उसके बाद भी उसका दिल जो है वो किसी के बेसिकली शरीर में धड़क रहा है। अगर आंखें इंसान जो है वो दान करके चला जाता है, वो इंसान चला गया पर उसकी आंखें आज भी दुनिया देख रही है। इस तरीके से आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यानी कि इंसान के जाने के बाद भी उसका शरीर किसी के काम आ गया, और उसके शरीर के पार्ट उसके जाने के बाद भी जिंदा है। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि अपना शरीर त्यागने के बाद भी इंसान जो है वो इस दुनिया में सर्वाइव कर रहा है। इसलिए यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। और आज की डेट में सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसकी डेथ हो जाती है पर्टिकुलर ऑर्गन न मिलने की वजह से, या फिर आप लोग बोल सकते हैं कि अगर पर्टिकुलर ऑर्गन कहीं पर है और किसी इंसान जिसको इसकी रिक्वायरमेंट है वो कहीं दूर है, उस तक कई बार पहुंचना भी यहाँ पर इसकी वजह से मुश्किल हो जाता है। तो ये भी दिक्कतें देखने को मिलती है। तो इसलिए ऑर्गन डोनेशन के बारे में यहाँ पर लोगों को अवेयर कराया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गन लोग डोनेट करें। तो ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आप लोगों का जीएस पेपर 2, जो कि हेल्थ के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक छोटी सी बात मैं आप लोगों से यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा, आप लोग खुद इसको फील भी करोगे कि ये अपने ही आप में कितनी बड़ी बात है। सोचो घर में किसी इंसान की जब डेथ होती है तो कैसा लगता है। ये मुझे लगता है कि सबने फील किया होगा कभी ना कभी, शायद ही कोई होगा जिसने फील ना किया होगा। अगर नहीं किया है तो बहुत खुशकिस्मत है। पर लेकिन ये एक नेचर यानी कि प्रकृति का नियम है। कोविड-19 के टाइम पे हर एक इंसान के किसी न किसी के घर में से या रिश्तेदार की किसी न किसी की डेथ जरूर हुई होगी। तो उस टाइम पर आप लोग सोचो, जब इंसान की डेथ होती है तो उसका शरीर जो होता है उसको या तो हम लोग दफना देते हैं, या फिर उसको जला देते हैं, या फिर उसको गंगा में बहा देते हैं। तो कुछ ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है। इसका मतलब ये कि शरीर जो है वो खत्म हो गया। अब हम लोगों ने क्या किया, उसके साथ में हम लोगों ने जो भी रीति रिवाज है उसके हिसाब से हम लोगों ने कुछ बातें फॉलो की। पर लेकिन सोचो अगर उस शरीर को किसी के काम में लाया जाए हम लोग, पर लेकिन क्या रहता है, कंडीशन ये रहती है कि इंसान जो है वो इमोशनली इतना कनेक्ट रहता है कि वो यहाँ पर कहीं ना कहीं इन चीज़ों को इग्नोर कर देता है। सोचो जैसे इंसान कोई है, कोई बहुत ही सगा संबंधी है, वो हमको छोड़कर चला गया, और कोई बोले कि यार इसकी आंखें हमें दे दो, इसका दिल हमें दे दो, तो हम लोग को कितना ओड लगेगा सुनने में। पर लेकिन ये सच्ची में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अगर ढंग से हम लोग उस चीज़ को सोचें, जो कि थोड़ा सा टफ है, मैं बोल रहा हूँ कि आसान नहीं है, कि हम लोग उन चीज़ों को डोनेट कर दें, तो ये अपने ही आप में काफ़ी बड़ी बात होगी। उस इंसान जिसकी जान जा रही है इनकी वजह से उसकी जान बच सकती है। कोविड-19 के टाइम पर यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ गई थी ऑर्गन डोनेशन में, पर फिर से यहाँ पर ये बाउंस बैक कर रहा है, यानी कि फिर से ऑर्गन डोनेशन जो है वो अभी बढ़ते हुए जा रहे हैं। ये बातें यहाँ पर बोली जा रही है। अगर बात करें, आप लोगों से पूछे कि ऑर्गन डोनेशन हमारे देश में किन किन राज्य में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, या फिर बोले यहाँ पर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, और जो साउथ इंडिया के राज्य हैं खासकर ये तमिलनाडु और केरला, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आप लोगों को ऑर्गन डोनेशन जो है वो होता हुआ नजर आएगा।
जब बात की जाती है ऑर्गन डोनेशन की, तो क्या क्या चीज़ें डोनेट की जाती है, तो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, जैसे किडनी हो गया, दिल हो गया, आंखें हो गई, ब्लड हो गया, या और भी कई सारे बॉडी के पार्ट जो कि रिक्वायरमेंट होती है। पर लेकिन सबसे बड़ी कंडीशन क्या होती है, अगर आप लोगों को ऑर्गन डोनेट करना है तो ये कुछ ही घंटों का काम होता है। यानी कि हमारा शरीर जो होता है वो बेसिकली जैसे हमारी आत्मा जो है वो शरीर को छोड़ती है, तो उसके कुछ ही घंटों तक वो ऑर्गन जो है वो काम कर रहे होते हैं, उसके बाद में बंद हो जाते हैं। आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों के साथ में एक दुखद घटना शेयर की थी कि हमारे घर में एक भैंस थी, उस भैंस की जो है डेथ हो गई थी, और उसके पेट में लगभग कुछ महीनों का बच्चा था, मतलब 7 या 8 महीनों का बच्चा था या फिर कुछ ज़्यादा ही था। तो उसमें क्या था, वो उस बच्चे की जो है, जैसे ही माँ की डेथ होती है तो उस बच्चे की धड़कनें जो है लगभग आधे घंटे तक, पौने घंटे तक धड़कता रहता है और वो सांस लेता रहता है। पर लेकिन उसके बाद में उसकी धड़कन भी शांत हो जाती है। इसका मतलब ये है कि पेट में ही बच्चे की भी डेथ हो गई। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इंसान की डेथ होने के बाद भी कुछ टाइम तक उसकी बॉडी के जो कुछ पार्ट हैं या बॉडी के जो चीज़ें हैं, फंक्शन है, वो प्रॉपर चलते रहते हैं। पर लेकिन कुछ टाइम बाद जो है फिर सारा शरीर जो है वो काम करना बंद कर देता है। तो इसलिए डेथ के कुछ टाइम बाद में ही ऑर्गन डोनेट करना जो है वो जरूरी है, उसके बाद में वरना फिर वो किसी काम के नहीं रहते हैं। ऑर्गन डोनेशन के बारे में तो आप लोगों से बात कर ली, पर लेकिन आप में से कितने ऐसे इसलिए फैमिली मेंबर हैं जिसने कभी ना कभी ब्लड तो डोनेट किया है? ऐसे भी है क्या ब्लड भी डोनेट नहीं किया आज तक? ऐसा है कोई? अगर है तो ये इस चीज़ को एक बार आप लोग जरूर कीजिए, कम से कम ज़िंदगी में। इसको आप लोग कम से कम अपने बर्थडे पर, या फिर जैसे कि न्यू ईयर आता है उस पर, या फिर कोई घर में खुशी आती है, कोई सिलेक्शन होता है, किसी भी टाइम पर आप लोग यहाँ पर इसको अपनी ज़िंदगी में एक बार जरूर ब्लड को डोनेट करके देखिए। और इसके साथ में आप लोग इसको कोशिश कर सकते हैं कि साल में 2 बार एटलीस्ट ब्लड डोनेट कर सकते हैं, और अगर 2 बार नहीं तो साल में 1 बार तो कम से कम ब्लड डोनेट करना आप लोग अपनी ज़िंदगी का पार्ट बना सकते हैं। अगर बात की जाए, ब्लड भी ऐसी एक रिक्वायरमेंट है जो कि बहुत सारे लोगों की फुलफिल नहीं हो पाती है। और इसमें मैंने आप लोगों से शेयर की थी कि मेरे फ्रेंड क्या बेसिकली मेरे ताऊजी के लड़के थे, जैसे कि कुनबे में नहीं होते हैं वैसे थे। कैंसर की वजह से उनकी डेथ हुई थी, जो सबसे करीबी किसी को मैंने मरते हुए देखा था कैंसर की वजह से। मैं उस टाइम पर जब भी हॉस्पिटल में जाता था तो झकझोर जाता था मेरा दिमाग, क्योंकि कुछ कुछ घंटों के अंदर ही वहाँ पर किसी न किसी के रोने की आवाज़ आती थी। और दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल था और वहाँ पर बहुत ही बुरी कंडीशन थी। यानी कि ज़िंदगी में अगर लगता है ना डिप्रेशन हो रहा है, तो कभी देखो ऐसे हॉस्पिटल में जाकर जहाँ जरा जरा सी देर में इंसानों की डेथ हो रही है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आप लोगों से भी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो दुनिया में है। तो आप लोग इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो उस टाइम पर मैंने ब्लड की कीमत समझी, उस टाइम पर बहुत सारे लोगों की खुशामद करी, क्योंकि उसकी बॉडी का जो ब्लड है वो काफ़ी एक तरीके से नहीं कई सारे दिनों के अंदर, यानी कि एक एक हफ्ते के अंदर चेंज करना होता था। और जैसे ही बॉडी के अंदर ब्लड जाता था तो उसका चेहरा बिल्कुल खिल उठता था, उसकी बिल्कुल स्किन जो होती है वो हरी भरी हो जाती थी। पर लेकिन जैसे ही वीकेंड जाता था तो वीक आते आते एंड का, तो उसकी बॉडी जो है बिल्कुल सिकुड़ जाती थी और ऐसा लगता था जैसे शरीर के अंदर कुछ है नहीं, मतलब देखने में भी इतना ओड लगता था जिसकी कुछ हद नहीं है। तो सारे एक्सपीरियंस मैंने फील किए हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता पा रहा हूँ कि इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस क्या होती है। ऑर्गन डोनेशन हमारे देश में ज़्यादा अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इतना लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, पर फिर भी 2013 से लेके अगर 2017 या फिर इसके आगे आप लोग बात करेंगे, 2020 में थोड़ा डिप हुआ, पर लेकिन 2021 में फिर से चीज़ें जो हैं वो पैटर्न में आ रही हैं। यानी कि लोग जो हैं वो अवेयर हो रहे हैं और आज की डेट में लोग जो हैं वो ऑर्गन डोनेट भी कर रहे हैं। तो ये काफ़ी एक अच्छी बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। इसीलिए दुनिया भर के प्रोग्राम चलाए जाते हैं ऑर्गन डोनेशन के नाम पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो ऑर्गन डोनेट कर सके। पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, अगर बात करें हमारे देश के अंदर में टोटल कितनी पॉपुलेशन जो है वो ऑर्गन डोनेट करती है, आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि टोटल अगर 1 मिलियन का मतलब होता है कितना, ये होता है 10 लाख। यानी कि 10 लाख लोगों में से अगर बात की जाए ओनली 0.52 मिलियन लोग ही जो हैं वो आप लोगों यहाँ पर ऑर्गन डोनेट करते हुए नजर आएंगे। यानी कि ये रेट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो यानी कि काफ़ी कम है अगर देखा जाए इसको। अगर आप लोग चेक करोगे सबसे ज़्यादा ऑर्गन डोनेट करने में दुनिया में कौन सी कंट्री है, अगर ये आप लोगों से कोई पूछे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑर्गन डोनेट कहाँ पर होते हैं, तो ये तो मैंने अपने देश के बारे में आप लोगों को बता दिया। सबसे ज़्यादा ऑर्गन डोनेशन दुनिया में आप लोगों को देखने को मिलते हैं स्पेन के अंदर में। स्पेन के साथ में पोर्चुगल यानी कि पुर्तगाल जुड़ा होता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑर्गन डोनेशन किया जाता है। यानी कि मोटे मोटे तौर पर बोलूँ तो जैसे 1 मिलियन में हम लोगों ने कितना देखा अपने देश के अंदर में, 1 मिलियन भी, यानी कि पूरा 1 मिलियन के उसमें आप लोगों ने बोली यहाँ पर 10 लाख हो गए। तो हमारे देश में अगर आप लोग देखोगे तो हम लोग 0.5 समथिंग पर हम लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं।
जबकि अगर बात करेंगे यहाँ पर आप लोगों को नजर आएगा, अगर बात करें बेसिकली स्पेन के अंदर में, तो उनकी पॉपुलेशन का बहुत बड़ा पोर्शन, यानी कि हाईएस्ट वर्ल्ड में बोला है तो यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा पोर्शन उनकी पॉपुलेशन का जो है वो ऑर्गन डोनेट करता है। तो बोला जा रहा है कि 49.6 पर मिलियन, आप लोग समझ रहे हैं यहाँ पर, यानी कि आधे से ज़्यादा मिलियन लोग जो हैं, यानी कि 5 लाख से भी लगभग बराबर लोग जो हैं वो ऑर्गन डोनेट यहाँ पर करते हुए आप लोगों को नजर आते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर लोग जो हैं इस मुद्दे को लेकर कितने ज़्यादा जागरूक हैं, जो कि यहाँ पर इसको ऑप्ट करते हैं ऑर्गन डोनेशन को। ऑर्गन डोनेशन जो है वो आज की डेट में चीज़ें बढ़ रही हैं क्योंकि लोग अवेयर हो रहे हैं, इसका फ़ायदा समझ रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर काम कर सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर टोटल अगर ऑर्गन के बारे में अगर आप लोग बात करें तो इसके जितनी अवेयरनेस होती है उतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, जैसे किडनी हो गया, लीवर हो गया, हार्ट यानी कि दिल हो गया, लंग्स हो गए, पैनक्रियाज हो गया, ये सारी चीज़ें ऑर्गन डोनेशन की कैटेगरी में आती है। अगर बात करें हमारे देश में पिछले कुछ टाइम में, यानी कि पिछले 12 सालों में अगर बात करेंगे तो लगभग 12,746 के करीब लोगों के द्वारा जो है वो ऑर्गन डोनेशन किया गया। और मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे देश की जिसकी पॉपुलेशन 140 करोड़ के करीब आप लोगों को देखने को मिलती है, उस देश के अंदर में 12,000 लोग जो है वो ओनली ऑर्गन डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, ये वही संख्या आप लोगों को देखने को मिलती है, जैसे बोलते हैं ना वीडियो जो है वो 1 लाख के करीब लोग देख रहे हैं, और जो वीडियो पर फीडबैक देते हैं वो कितने देते हैं, वो देते हैं 7 से 8 हज़ार लोग मुश्किल से। तो यहाँ से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग जो हैं बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड ही नहीं रहते हैं, उसमें कोई फीडबैक देने में कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है, लाइक करना पड़ता है एक छोटा सा, और उसमें 1 सेकंड भी नहीं लगती है। तो सोचो 1 लाख लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो उसमें 10,000 लोग भी जो हैं वो फीडबैक नहीं दे रहे हैं, और वो भी फीडबैक जो 1 सेकंड का होगा। तो सोचो जब यहाँ पर ऑर्गन डोनेशन की बात आएगी तो प्रॉपर फॉर्म भरना पड़ेगा, डॉक्टर के पास में जाना पड़ेगा, फिर ऑर्गन डोनेट करना पड़ेगा, एक तरीके से नहीं, एक तरीके से पूरा प्रोसीजर यहाँ पर देखने को मिलता है। ऑर्गन तो डोनेट हालांकि डेथ के बाद ही होता है इंसान के, जाता है जो, या फिर आप लोग बोले यहाँ पर अभी आप लोगों ने देखा होगा रिसेंटली लालू प्रसाद यादव जी की जो बेटी है उन्होंने अपने जो फादर साहब के लिए ऑर्गन डोनेशन किया। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है एक अवेयरनेस फैलाने वाली प्रक्रिया है, तब जाकर चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है। नॉर्थ और साउथ में भी आप लोग काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा हमारे देश के अंदर में। जो नॉर्थ में जो लोग हैं वो ज़्यादा इन चीज़ों को लेकर अवेयर नहीं है एज कम्पेयर टू साउथ में, यानी कि सबसे ज़्यादा ऑर्गन डोनेशन हमारे देश में अगर पूछूं मैं आप लोगों से कौन कौन से राज्य करते हैं, तो जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर आप लोगों को बताया टोटल मिलाकर ये कुछ राज्य हैं गिने चुने। टॉप 5 राज्य में कौन आएगा, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटका। ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ये सबसे ज्यादा ऑर्गन डोनेट कर रहे हैं हमारे देश में। लगभग 85% ऑर्गन डोनेशन जो है वो ओनली 5 राज्य से आता है, और बचे हुए 23 जो राज्य हो गए वहां पर ऑर्गन डोनेशन के बारे में ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। इक्का दुक्का कोई ऑर्गन डोनेट करता हुआ आप लोगों को नजर आएगा, तो इसीलिए इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने की बात यहां पर की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में अवेयर कराना चाहिए। ये एक ग्राफ भी है जिसके थ्रू समझाने की कोशिश की गई 2017 से लेके 2021 तक का पैटर्न। 20 में मैंने बोला कि चीजें डिप हो गई थी तो वो यहाँ पर डिप हुई, और फिर 21 में यहाँ पर चीजें जो हैं वो थोड़ी बढ़नी स्टार्ट हो गई। जो नेक्स्ट स्लाइड मैं आप लोगों से अभी डिस्कस करूंगा उसको देखकर आप लोग हैरान हो जाओगे। मतलब कंडीशन आप लोगों को समझाता हूं कि क्या है जिसके चलते आप लोग की आंखें खुली रहेंगी। अगर बात करें नीड कितनी है और हम लोग प्रोवाइड कितना करा पा रहे हैं, गैप कितना है, अगर आप लोग समझेंगे तो आप लोग हैरान हो जाएंगे। दुनिया में 3rd नंबर पर सबसे ज़्यादा ट्रांसप्लांट जो होते हैं वर्ल्ड में वो हमारे देश में होते हैं, यानी कि हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। अगर मैं ओनली किडनी की बात करूं, किडनी जो हमारी बॉडी का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, हमारे देश में रिक्वायरमेंट है लगभग 1.5 से लेके 2 लाख किडनी की, यानी कि इतने लोगों को किडनी की रिक्वायरमेंट है हर साल। इतने लोगों की किडनी खराब हो रही है, उल्टी सीधी हरकतें या फिर आप लोग लाइफ स्टाइल डिजीज भी बोल सकते हो उनको, कि हमारा रहन सहन, खान पान, सोना उठना जगना, एक्सरसाइज न करना, बैलेंस डाइट न लेना। सबको बैलेंस डाइट थोड़ी ना मिलती है जैसे आप लोगों को मिलती है इस लेक्चर के अंदर में तो यहाँ पर 2 लाख पर्सन अगर जिनको किडनी की जरूरत है तो ओनली 8,000 को मिल पाती है। नंबर समझ रहे हैं, डिफरेंस देखो आप लोग, यहाँ पर 2 लाख को जरूरत है और 8,000 को मिल पा रही है। 80,000 लोगों को यहाँ पर लीवर की जरूरत है पर लेकिन 1,800 को मिल पाता है ओनली। ये समझिए आप लोग 10,000 लोगों को हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है तो ओनली 200 लोगों को यहाँ पर मिल पाता है। यानी कि गैप देखो आप लोग, कितने लोगों को रिक्वायरमेंट है और मिल कितने लोगों को पाता है। ये सोचने वाली बात है और ये सबसे बड़ा मुद्दा भी है जिसके ऊपर बात करनी चाहिए। सोचो अगर कोई इंसान स्पेन में हो
तो वहाँ पर उसको कितने चांसेस हैं कि उसको वो चीज़ें मिल जाएंगी और कितने चांसेस हैं उस इंसान के जिंदा रहने के। जबकि डिफरेंस कुछ नहीं है। अगर बात करें, वहाँ पर भी लोग मर रहे हैं, यहाँ पर भी लोग मर रहे हैं, वहाँ पर लोग जो है उसको डोनेट कर दे रहे हैं और यहाँ पर लोग जो हैं वो उसको डोनेट नहीं कर रहे हैं, अपना शरीर जो है वो मरने के बाद में बर्बाद कर दे रहे हैं। तो इसके चलते लाइफ स्टाइल जो डिजीज है ना, वो काफ़ी बड़ा बर्डन पड़ा हुआ है आज की डेट में। इंसान की बॉडी पर मोटापा चढ़ना, या फिर उसको दिल की बीमारी होना, या फिर उसको बेसिकली आंखों की बीमारी होना, या फिर कोई भी ऐसी बीमारी आप लोग देखो, स्किन की बीमारी होना, बहुत सारी बीमारी ऐसी हैं जो कि आज की डेट में लाइफ स्टाइल डिजीज है। उन्हें कहते हैं कि ब्लड प्रेशर इंसान का हाई रहता है, पता नहीं क्या क्या बीमारी आज की डेट में देखने को मिलती हैं। मैक्सिमम बीमारी वो हैं जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की कैटेगरी में आती हैं, यानी कि इंसान ने अपने रहन सहन खान पान के तरीकों को ध्यान में रखते हुए ऐसी कई सारी बीमारियां जो हैं वो अपनी ओर बुला ली हैं, उसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती हैं। हार्ट और लंग जो है यहाँ पर ये काफ़ी लार्ज स्केल पर आप लोगों को प्रॉब्लम में पड़ते हुए नजर आते हैं इनकी वजह से। अगर बात करें यहाँ पर ब्रेन डेड पर्सन, अगर मान लीजिए कोई पर्सन है जिसका ब्रेन डेड हो चुका है, तो यहाँ पर वहाँ से हम लोग रिसोर्सेज निकाल सकते हैं, पर लेकिन अगर डोनेट नहीं किया है तो वो वेस्ट हो जाते हैं। 1.5 लाख लोग ऐसे हैं जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में मारे जाते हैं एवरी ईयर, ठीक है, पर लेकिन उनके ऑर्गन जो है वो आज की डेट में देखें तो वहाँ पर उसको डोनेट नहीं किया जाता है। अगर उनके ऑर्गन डोनेशन की बात करें तो वो आसानी से उनके ऑर्गन डोनेट किए जा सकते हैं। सोचो, हम लोग बोलते हैं ना कि प्रॉब्लम में से सॉल्यूशन कैसे निकलते हैं, तो ऐसे निकलते हैं। हमको पता है, मैंने कई बार बताया कि रोड एक्सीडेंट हमारे देश में सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से लोगों की जान जाती है। मैंने बोला था कि लगभग 4.5 लाख से 5 लाख के करीब रोड एक्सीडेंट होते हैं हमारे देश के अंदर में। सोचो, इसमें से 1.5 लाख के करीब लोग हैं जिनकी प्रॉपर एक डेथ आप लोगों को देखने को मिलती है यहां पर। तो उन जो डेथ हो रही है यहां पर, उसमें से सोचो यहां पर मैंने बोला अभी यहां पर कि कितनी किडनी चाहिए। वो इंसान जो मर रहा है उसकी किडनी भी यहां पर है, वो इंसान जो मर रहा है उसका लीवर भी है, उसका हार्ट भी है। तो इतने सारे हार्ट, इतनी सारी किडनी, ये हम लोग बर्बाद कर देते हैं। आप लोग सोच रहे हैं कि हमारा शरीर जो है वो कितना अनमोल है। जो इंसान ये बोलता है ना कि मैं बहुत गरीब हूं, गरीब इंसान बस दिमाग से होता है, वरना जिंदगी में इंसान जो है कमा खाने की एक तरीके से उसके अंदर क्षमता रहे तो कहीं भी कमा खा लेता है। ये इंसान के सोचने के ऊपर डिपेंड होता है। अगर इंसान को इतना शानदार शरीर मिला हुआ है, इतने सारे सोचने समझने के तरीके मिले हुए हैं, अगर थोड़ा सा भी वो अपनी लाइफ को सही तरीके से लेकर चलना चाहे तो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो इंसान जो है वो निकाल सकता है। पर इंसान जो है वो कब आप लोग देखोगे कहीं ना कहीं अपनी खुद की कमजोरियों की वजह से, आप लोग खुद देखिए जिंदगी में अगर आप लोग कुछ करने की बात है तो सबसे पहले तो आप लोग यही अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि क्या हम लोग इस काम को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आप लोग ये देखा करो ना कि दुनिया कर रही है उस काम को, कुछ ऐसा तो काम आप लोगों को बोलने दिया कि आज तक किसी ने नहीं किया है, ऐसा कोई काम आप लोगों से करवाया जा रहा है तो समझ में आता है यार। पर लेकिन वही जो काम है दुनिया कर रही है आज के डेट में। आईएएस की बात करें तो हर साल जो है 1000 के करीब जो है इसमें पर्टिकुलर शीट निकलती हैं। आप लोग समझ सकते हैं उसमें से लगभग 150 से 200 आईएएस हर साल सेलेक्ट होते हैं। आपको ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने के लिए तो बोला नहीं जा रहा है कि दुनिया में एक ही होगा वो गोल्ड मेडल इस फील्ड में जो तुम जीत कर लेकर आओगे, तो वो इंसान बोले भी यार टफ टास्क है। तो सोचो, थोड़ा सा अपने आप को उस चीज के काबिल समझो, जब और कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। ऐसा एक माइंडसेट बना के देखो, चीजें तुरंत आसान लगने लगेगी आप लोगों को। इसी के साथ में अगर बात करूं, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू, ये ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश के अंदर में जो कि इस पर्टिकुलर एरिया में काम करती है, और इसको NOTTO, ठीक है, तो नोटों के नाम से आप लोग जानते हैं, यानी कि ये नोट छापने का भी काम करती है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। देखिए आप लोगों को आप पता है, जैसे मैंने कई बार बोला है, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आज की डेट में कई जगह आप लोगों ने देखा होगा, अभी एक केस सामने निकल कर आया, एक लड़की की जो बॉडी में से किडनी निकाल ली, उसको ये बोलकर कि तुम्हारे हस्बैंड को जॉब दिलाएंगे, यानी कि लड़की के हस्बैंड को जॉब दिलाई जाएगी, उसको उसके तरीके से उसकी यहाँ पर किडनी निकाल ली, और किडनी निकालने के बाद में इंसान जो है फरार हो गए। अब वो लड़की की किडनी गई, उसकी हालत खराब है, और जॉब वॉब का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसी भी यहाँ पर तस्करी देखने को मिलती है। एक वीडियो मैंने टेलीग्राम पर शेयर की थी, वहां पर जिंदा इंसान को काट कर उसके अंदर के बॉडी पार्ट निकाले जा रहे थे। वो इतनी ज्यादा वायरल वीडियो थी जिसकी कुछ हद नहीं है। कई जगह उसको बैन कर दिया, टेलीग्राम ने भी उसको बेसिकली डिलीट करा। तो बहुत सारी चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये ऐसी कंडीशन है कि इनका तस्करी, इनका गलत तरीके से व्यापार भी होता है। तो सोचो व्यापार किस चीज का होगा। आप लोगों ने कभी देखा है, आज की डेट में अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि खासकर जैसे कि पानी है, ठीक है, पानी हर जगह बिखरा फिर रहा है, पानी की कोई काला बाजारी कर रहा है, पानी की तस्करी कर रहा है। तस्करी किस चीज की होती है? जो मार्केट में कम अवेलेबल हो उसको गलत तरीके से मार्केट में लाने की कोशिश की जाती है, उनकी तस्करी होती है। आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। तो ये कंडीशन निकल कर आती है। तो इसलिए जरूरी है कि चीजों के बारे में लोगों को अवेयर कराए, और ये ऑर्गेनाइजेशन वो काम करती है जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये सेटअप की गई है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ एंड जो हेल्थ सर्विस है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आती है।
कौन है हमारे मिनिस्टर, ये बताइए। मैंने बताया भी था आप लोगों को। यहाँ पर दो डिवीजन है, एक तो है नेशनल ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू रिमूवल और स्टोरेज, यानी कि हमारे देश के अंदर में जो ऑर्गन और जो टिश्यू होते हैं उनको रिमूव करना और इनको स्टोर करना ताकि आगे जिस तक पहुंचाने हैं उस तक पहुंचाया जा सके, पहला। दूसरा देखने को मिलेगा नेशनल, ये है बायो मटेरियल, ठीक है, सेंटर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये एक हेडक्वार्टर मैंने बता दिया जहां पर ये लोकेटेड है, बाकी इसके लोकल ऑफिसेज भी हैं जो कि जरूरी भी हैं यहाँ पर, जो चंडीगढ़, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और गुवाहाटी के अंदर आप लोगों को इसके रीजनल ऑफिस भी देखने को मिलेंगे। ये तो मैंने बात करी सेंट्रल गवर्नमेंट के बेस पर जो काम यहाँ पर चल रहे हैं। स्टेट लेवल पर भी यहाँ पर स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को देखने को मिलती है। और स्टेट के अंदर में जब हम लोग बात करते हैं, ये स्टैब्लिश कर चुके हैं लगभग 12 यानी कि 12 स्टेट, यानी कि आज भी आप लोग देखते हैं कि आधे से भी कम स्टेट ऐसे हैं जो कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को बनाए हुए हैं। तो जब स्टेट इसको बना ही नहीं रहे हैं तो अवेयरनेस कहां से आएगी मेरे दोस्त? अवेयरनेस भी तो तभी आएगी ना जब कोई इसको स्टैब्लिश करेगा। तो हमारे राज्य जो है उनको भी आगे आना पड़ेगा इस पर्टिकुलर मुद्दे पर काम करने के लिए। तो यहां पर इसके रिलेटेड एक डे भी सेलिब्रेट किया जाता है जिसको वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे के नाम से जानते हैं। अब इसकी थीम भी मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी कि लेट्स प्लीज टू डोनेट ऑर्गन एंड सेव लाइफ, यानी कि चलो प्रतिज्ञा करते हैं कि हम लोग अपने ऑर्गन को डोनेट करेंगे और जो लाइफ है उनको हम लोग सेव करेंगे। ये यहाँ पर डे भी सेलिब्रेट किया था इंटरनेशनल लेवल पर, ताकि इन चीजों को लेकर अवेयरनेस फैलाई जा सके और जिन लोगों को इसकी रिक्वायरमेंट है उन लोगों तक ये बॉडी पार्ट जो है वो पहुंचाए जा सके। तो ऐसी सिचुएशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट एरिया है यार। अगर इसके बारे में मैं बात करूं क्वेश्चन, तो आप लोगों से जैसे कि क्वेश्चन पूछ ले अगर कोई, यहां पर सीधा सीधा बात है। यहां पर बोला गया कि डिस्कस मेजर दैट आर नीडेड टू, एक तरीके से परस्यूड पीपल टू बिकम द ऑर्गन डोनर। तो यानी कि एक तरीके से आप लोग बताइए कि अंगदान के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो कैसे राजी किया जाए, उसके कैसे उपचार है कि लोगों को ऑर्गन डोनेट करने के लिए राजी किया जाए। ये काफी बड़ी बात है। मैंने आप लोगों को समझाया, आप लोगों की समझ में आ गया, आप लोग राजी हो गए। तो इसी तरीके से लोगों को राजी करना काफी बड़ी बात है। तो परसुएड यानी कि राजी करना उनको इस काम के लिए अगर हो गए तो बहुत सारे लोगों का फायदा हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन भी है, देखता हूं कितने अच्छे से आप लोगों ने ये पर्टिकुलर जो है टॉपिक सुना है, इससे पता चलेगा। यहां पर बोला गया ऑर्गन डोनेशन के बारे में कि ऑर्गन डोनेशन रेट जो है वो 0.52 पर मिलियन आप लोगों को देखने को मिलेगा। डोनेशन स्पेन के अंदर में 49.6 पर मिलियन देखने को मिलेगा। इंडिया लेस देन 1/4 स्टेट जो है वो एक तरीके से जो डोनेट मोर देन, वो एक तरीके 3/4 ऑर्गन। तो सही स्टेटमेंट यहां पर क्या है ये आप लोग को बताना है। ठीक है, 1 2 2 3 1 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या सही है यहाँ पर? करेक्ट पूछा गया, आंसर है डी, यानी कि सारी की सारी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ओनली यहाँ पर कुछ ही राज्य हैं जो कि पूरा यहाँ पर संभाले हुए हैं, बाकी यहाँ पर सारे राज्य जो हैं वो अपना मजे कर रहे हैं, वो बात ही नहीं कर रहे हैं। तो यार ये टॉपिक ऐसे हो गया, आप लोग इसको समझिए पूरा टॉपिक कैसे तैयार करते हैं। ठीक है, न्यूज क्या थी वो समझ ली, किस किस राज्य में क्या क्या कंडीशन है वो समझ लिया, डोनेशन का क्या पैटर्न है, क्या क्या डोनेट किए जाते हैं, बेसिक सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई दी कि कितने राज्य है, कहाँ कहाँ पर क्या क्या है, कौन ज्यादा डोनेट कर रहा है। ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों की हो गई। पैटर्न क्या चल रहा है अभी यहाँ पर, इसी के साथ में क्या क्या कमी है, कितना हम लोग कर पाते हैं, कितना गैप है। एक ऑर्गेनाइजेशन भी कवर करा दी जो कि इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, एक डे भी कवर करा दिया जो कि यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। थीम वगैरह आप लोगों से पूछ ली आती है, एक क्वेश्चन भी हो गया और आंसर राइटिंग भी यहां पर हो गई। टॉपिक को ऐसे तैयार करो कि अब क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन न छूटे। इस टॉपिक को अब आप लोग किसी को पढ़ा भी सकते हो, तो इसको कहते हैं पढ़ना। अगर इस तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो कोई भी दिक्कत आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। इस तरीके से चीजों को तैयार करना स्टार्ट कर दिया और फिर इस चीज का रिविजन करते रहना। अब मान लो ये टॉपिक 4-5 बार आ रहा है कहीं पर भी कि तमिलनाडु में इतना ऑर्गन डोनेट हो गया, केरला में इतना ऑर्गन डोनेट हो गया, यहां पर तस्करी हो रही है, तो किसी भी तरीके से टॉपिक आ जाए, आप लोगों ने अगर इस तरीके से एक बार तैयार कर लिया, अब उससे कोई क्वेश्चन पूछे या किसी के साथ में आप लोग डिबेट डिस्कशन में आप लोग लगो, तो सामने वाला कहेगा कि समझदार इंसान है यार, सारी बातें जानते हैं। तो बताना कि SLV फैमिली मेंबर है हम लोग। ठीक है, फीडबैक जरूर देना जैसा भी आप लोगों को लगता है टॉपिक। कोई डाउट है तो उसको पूछ लेना, ऑलवेज वेलकम डाउट। अगर कुछ भी डाउट रहता है तो क्लियर करके आगे बढ़ना है, मैं हूं ना, टेंशन नहीं लेने का डाउट को लेकर। ओके दोस्तों, नॉर्मली ये आप लोगों को कल्चर का पार्ट देखने को मिलता है, खासकर GS पेपर 1 में जो कल्चर और हिस्ट्री वाला पोर्शन होता है, तो उसके साथ में कनेक्ट करके देख सकते हैं। और UPSC के लिए जो प्रीलिम्स के लिए फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है, वहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनते हैं। आदि महोत्सव के बारे में बात की जा रही है, ये ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड है यहाँ पर, और एक ऐसा फेस्टिवल जो कि ट्राइबल कम्युनिटी का है और पूरे देश के में उसके बारे में चर्चा की जा रही है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। खासकर जब प्राइम मिनिस्टर खुद वहाँ पर शिरकत करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो उस फेस्टिवल की और ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो यहाँ पर बेसिकली अभी अगर आप लोगों से बात करूं, इसका नाम है आदि महोत्सव। ये ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड जो भी उनके हथकरघा, जो भी उनकी कलाकारी है, जो भी उनकी प्रोडक्ट बनाने का तरीका है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कितना शानदार होता है। ट्राइबल कम्युनिटी की जो चीज़ें होती हैं वो नेक्स्ट लेवल की देखने को मिलती हैं, और वो सारी की सारी कहीं पर भी मशीन इस्तेमाल नहीं की जाती है, हाथों से बेसिकली उनको बनाया जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, ट्राइबल कम्युनिटी कहीं ना कहीं जानती हैं जिस एरिया में वो रहते हैं उस एरिया को कैसे प्रोटेक्ट करना है। यानी कि फॉरेस्ट में अगर वो रहते हैं तो सस्टेनेबल तरीका फॉलो करते हैं, ऐसा भी आप लोग जानते हैं, एक तरीके से समझ सकते हैं। ऐसे फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का बेसिक पर्पज क्या है? बेसिक पर्पज तो यार सीधा सीधा ये है कि हम जैसे अनजान लोग जो हैं वो भी इसके बारे में जान सकें कि ऐसी भी कोई चीज़ है देश के अंदर में, ताकि हम जैसे लोग उसके साथ में कनेक्टेड हो सकें। इसी के चलते जो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन लिमिटेड है, जिसको हम लोग TRIFED के नाम से जानते हैं, ये एक ऐसा एरिया है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंडर में आता है। तो इसको समझने की कोशिश की जाती है कि अच्छा ये भी इस तरीके से चीज़ों को यहाँ पर लेकर चल सके। तो यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये कि इनिशिएटिव का बेसिक पर्पज यहाँ पर ये कि ट्राइबल कम्युनिटी के जो भी सामान हैं उनको लोगों तक पहुँचाए जा सकें। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा जब पार्टिसिपेट किया गया तो उनको कई सारे गिफ्ट भी यहाँ पर मिले, जैसे कि ट्राइबल कोऑपरेटिव जो यहाँ पर एक तरीके से जो ट्राइबल जो यहाँ पर एक तरीके से कम्युनिटी है उनके द्वारा जो जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं, तो पासमीना वुल से रिलेटेड यहाँ पर प्रोडक्ट लद्दाख से यहाँ पर दिया गया। इसी के साथ में यहाँ पर ढोकरा स्कल्पचर जो है वो यहाँ पर छत्तीसगढ़ से दी गई। तो कई सारे ऐसे सामान यहाँ पर देखने को मिले जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब को प्रेजेंट किए गए। और सबसे बड़ी बात यह है उनके द्वारा खुद बोला गया कि अगर बात करें हम आज की डेट में जिस तरीके की एक दुनिया में हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी का महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये हम लोग को बताते हैं कि कैसे सस्टेनेबल चीज़ों को आगे लेकर चलना है। उनके द्वारा श्री अन्न के बारे में भी वहाँ पर बात की गई। श्री अन्न क्या है आप लोगों को पता है, जो मिलेट्स होती हैं उससे रिलेटेड हम लोग 2023 को इंटरनेशनल ईयर सेलिब्रेट करवाने में सक्सेसफुल हो गए हैं। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में जो है वो 2023 जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उसके साथ में भी इसको कनेक्ट करके यहाँ पर देखा जा रहा है, और नेशनल लेवल का यहाँ पर एक तरीके से फंक्शन बनाया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इसके साथ में कनेक्ट कर सकें। तो अपने ही आप में आप लोग इसकी एक तरीके से इंपॉर्टेंस यहाँ पर समझ सकते हैं कि एक फेस्टिवल ट्राइबल कम्युनिटी का है और वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो शिरकत कर रहे हैं, और उसके साथ में कनेक्ट कर कर जो है कुछ ऐसी बातें रखी जा रही हैं कि हाँ इसको और ज़्यादा जो है ल्यूक्रेटिव बनाया जा सके। तो यहाँ से आप लोग समझिए कि इसकी चीज़ें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में पूरा का पूरा ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो याद रखिएगा, कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर जो है उनके द्वारा यहाँ पर पार्टिसिपेट किया गया आदि, ये 2 वीक लंबा यहाँ पर एक प्रोग्राम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। और TRIFED ये पूछा गया था यहाँ पर एक पर्टिकुलर पेपर में कि किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। ऐसे क्वेश्चन जब आप लोगों से बनते हैं ना कि किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो ये बड़ी ही बेसिक सी चीज़ हो जाती है। तो आप लोग अगर बोले कि यहाँ पर यार इसके बारे में भी नहीं पता है, तो फिर ये लगता है कि यार ये तो आया आया क्वेश्चन छोड़ दिया हाथ से। ठीक है, एक तरीके से कि हाथ तो लगा पर मुंह ना आया, कुछ ऐसा कुछ आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। और एक और छोटी सी बात जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा, इसकी एक थीम भी रखी गई है जो कि C4 के नाम से आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। उसमें क्या क्या बोला गया है, क्राफ्ट, कल्चर, कुजीन और कॉमर्स। तो ये 4 चीज़ आप लोगों हैं, ये मतलब एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं 4 चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी जिसके ऊपर पूरा फोकस देने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर? तो ये इस तरीके की चीज़ें हैं जो आप लोगों से पूछ भी ली जाती हैं कि ये क्या क्या है। तो क्राफ्ट का मतलब होता है बेसिकली शिल्प, कल्चर संस्कृति, ठीक है, कुजीन मतलब भोजन वगैरह, और कॉमर्स वाणिज्य। तो यहाँ पर जो ट्राइबल कम्युनिटी है उससे रिलेटेड यहाँ पर इन चीज़ों पर भी फोकस किया जा रहा है। बाकी TRIFED 1987 में इसको बनाया गया था मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के तौर पर। कौन से संविधान संशोधन से हमारी कंट्री में कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करना एक फंडामेंटल राइट बन चुका है, ये बताएगा। स्टेट के अंदर में अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो स्टेट लिस्ट में आता है, पर लेकिन अगर कई सारी स्टेट के अंदर में कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा किसी पर्टिकुलर अकेले स्टेट के अंदर में नहीं है, कई स्टेट में आ गया, तो वो अब यहाँ पर कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में आ गया। ठीक है, और ट्राइबल से रिलेटेड है तो ट्राइबल मिनिस्ट्री यहाँ पर उसको देखने को मिलेगी। तो जो भी जंगलों से फॉरेस्ट निकलते हैं, शहद वगैरह निकाल कर लेकर आते हैं, जो भी इनकी कलाकारी होती है वो सारे, ताकि उनका भाव जो है वो इनको सही मिल सके, इसके ऊपर पूरा फोकस यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है यहाँ पर, कोई कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए। जो थीम है वो आप लोगों को यहाँ पर भी देखने को मिलेगी, ये ऊपर लिखी हुई है। तो 16 से लेकर यहाँ पर 27 फरवरी तक ये फेस्टिवल चलने वाला है। ठीक है, तो थीम आप लोग जरूर याद रखिएगा, यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बेसिकली। ठीक है, आगे चलते हैं।
पीआईबी के अंदर काफी डिटेल में कवर किया गया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनोग्रेट किया गया है इंटरनेशनल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फेयर 2023। इसके बारे में यहाँ पर बातें की जा रही हैं। सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर, ये इंटरनेशनल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो फेयर है 2023, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है यहाँ पर वो इनोग्रेट कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो फेयर है ये न्यू दिल्ली में यहाँ पर स्टार्ट किया गया। तो नाम से आप लोग समझ सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पर जो भी इंजीनियरिंग और जो टेक्नोलॉजी है उसको साथ में लेकर चलने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो फायदा क्या क्या यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आज की डेट में बहुत बड़ा सेक्शन ऐसा है जो कि इस पर्टिकुलर एरिया के साथ में कनेक्टेड है और यहाँ पर उसको कहीं ना कहीं रोजगार भी इससे मिलता हुआ यहाँ पर नजर आता है। तो एक तरीका प्लेटफॉर्म है यहाँ पर जहां पर बायर और सेल एक साथ में मिलते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। इसी के साथ में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और सेमिनार्स आप लोगों को देखने को मिलेगी। बिजनेस नेटवर्किंग यहाँ पर एक तरीके से होती नजर आएगी। टेक्नोलॉजी का असेसमेंट किया जाएगा। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यहाँ पर देखने को मिलेगी। जो वेंडर जो डेवलपमेंट और इसी के साथ में अटेंड किया जाएगा विजिटर्स के द्वारा भी एक ऑल ओवर द वर्ल्ड ये एक तरीका सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये इंडिया की नॉट जस्ट इवेंट जो ग्रोथ स्टोरी ये सेलिब्रेट किएगा, इसी के साथ में कोलैबोरेशन भी देखने को मिलेगा एडवांस टेक्नोलॉजी के फील्ड में। तो एक ऐसा सिस्टम यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं। तो न्यू दिल्ली में यहाँ पर ये सिस्टम इनोग्रेट किया गया हमारे प्रेसिडेंट जो है उनके द्वारा। इसी के साथ में यहाँ पर 11 एरिया जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के हैं यहाँ पर ये उनको कवर करने वाला है और खासकर जो इंपैक्ट डालते हैं सोसाइटी और इकोनॉमी के ऊपर में। तो एक पॉजिटिव फेस्टिवल आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ चीजें आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं। इंटरनेशनल इंजीनियरिंग जो टेक्नोलॉजी फेयर के बारे में आप लोगों को यहाँ पर चीजें देखने को मिल रही हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर जो भी आप लोगों को यहाँ पर दिखाई जाएगी। रजिस्टर करने के लिए भी यहाँ पर कुछ इस तरीके का एक वेबसाइट तैयार की गई है ताकि इंसान जो है अगर कोई आना चाहता है तो वो रजिस्टर कर भी यहाँ पर जा सके। तो बेसिक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये जो आर्टिकल है ये डिफेंस के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं और दो कंट्री के रिलेशन के बारे में बात करें, इंडिया और जापान के बारे में अगर बेसिकली बात की जाए तो बोले धर्म गार्जन एक्सरसाइज के बारे में आप लोगों को बताना है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। सबसे पहले 4th नंबर की एडिशन ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्म गार्जन ये इंडिया और जापान के बीच में है। 17 फरवरी से ये स्टार्ट हो चुकी है और 2 मार्च तक चलने वाली है। यानी कि अगर ये आप लोगों को बार बार न्यूज में देखने को मिले तो कंफ्यूज मत होना, एक लंबा ड्यूरेशन यहाँ पर चलता है। एक्सरसाइज एनुअल ट्रेनिंग इवेंट है ये जापान के साथ में हमारा, जिसमें हम लोग काफी अच्छे से एक दूसरे के साथ में जो भी चैलेंज फेस कर रहे हैं कैसे मिलकर उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, खासकर ग्लोबल लेवल पर भी। और यहाँ पर डिफेंस के फील्ड में दोनों कंट्री जो है मिलकर काम करती है यहाँ पर। और इसी के साथ में जो जापान की हमारी कंट्री की बात करें तो इंडियन आर्मी, जापान की गार्ड सेल्फ डिफेंस फोर्स है यहाँ पर। ठीक है, इनके द्वारा मिलकर काम किया जाता है। ऐसा नहीं कि ये अकेला हमारे बीच में कोई ऐसा पर्टिकुलर ये एक एक्सरसाइज है। आप लोगों को जिमेक्स देखने को मिलेगी, ये नेवल की एक्सरसाइज है। इसी के साथ में यहाँ पर सिन्यू, ये आप लोगों को सिन्यू मैत्री एयरफोर्स की देखने को मिलेगी। और एक्सरसाइज वीर गार्जन के नाम से भी मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी अगर याद होगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से याद रखिएगा इसके बारे में। तो एक ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए आते हैं कि बताइए किस किस के बीच में ये एक्सरसाइज है। अगर कंफ्यूजन नहीं होगा तो अच्छे से आप लोग इसका आंसर दे सकेंगे। तो इंडिया और जापान के रिलेशन भी यहाँ पर ये दिखाती है। ठीक है, जापान को जाकर एक बार मैप में देखना, आप लोगों का होमवर्क भी है ये। तो जापान को आसपास के जो उसके 4 आइलैंड है उसको एक बार जाकर निहारना प्यारी नजरों से, ताकि आप लोग लंबे समय तक उसको याद रख पाओ। ठीक है, बेसिक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है HAL के बारे में। HAL क्या है, नाम तो सुना ही होगा। उन्हें कहते हैं कि नाम क्या है, ये नाम है भाई साहब, नाम तो सुना ही होगा। तो HAL है बेसिकली हमारे देश में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, तो HAL जो है वो प्रोवाइड करा रही है यहाँ पर MRO 4 किसके लिए, यहाँ पर MQ-9B ड्रोन इंजन इन इंडिया। तो इसके बारे में यहाँ पर ये आर्टिकल है। एक तरीके से डिफेंस का भी आर्टिकल हो गया और साइंस एंड टेक का भी आर्टिकल हो गया। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं एक एक पॉइंट। सबसे पहले तो HAL के बारे में पता चल गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एक शब्द था MRO, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल। ठीक है, तो यानी कि एक तरीके से यहाँ पर अगर कोई भी प्रोडक्ट है तो उसमें ये सारा काम बोले ना कि ये इतना चीजें ले लो आप लोग, फिर बाकी देखना मैं देख लूंगा सारी चीजें। ठीक है, सर्विस जो भी इंजन है यहाँ पर यूएस का MQ-9B, ये बेसिकली रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम है जो कि यहाँ पर अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जिसमें डिस्कशन चल रहा है कि लगभग 30 ये हमारे देश के अंदर में अभी सर्विलांस के लिए लाए जाने वाले हैं, खासकर चाइना बॉर्डर पर और इंडियन ओशन रीजन के अंदर में। तो यानी कि आज की डेट में हम लोग जो है अपना पूरा एक मूड बना चुके हैं कि कल को चलकर चाइना की किसी भी बदतमीजी को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर एक एरिया में हम लोगों ने अपनी जो है वो नहीं कहते कि बाहें चढ़ा ली हैं कि आओ अब तुमको देखते हैं।
इसके ऊपर हम लोग बेसिकली यूएसए के साथ में मिलकर हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये मैन्युफैक्चर किए गए हैं बेसिकली किसके द्वारा, जनरल एटॉमिक एरोनॉटिकल जो सिस्टम है यूएसए का, उसके द्वारा यहाँ पर मैन्युफैक्चर किए गए हैं। और यहाँ पर जो डिजाइन किए गए हैं, डिजाइन टू फ्लाई ओवर द होरिजन वाया सेटकॉम फॉर द 30 आर डिपेंडिंग ऑन द कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, टाइप ऑफ वेदर। सेटकॉम जो है बेसिकली इसको कई बार सैटेलाइट कम्युनिकेशन के नाम से भी आप लोग यहाँ पर जानते हैं। तो ये यहाँ पर इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम करेंगे, सर्विलांस करेंगे, और जो भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली एक ऐसा सिस्टम। देखिए होता क्या है आज की डेट में, ये ऐसी चीजें जो है वो मिलिट्री के लिए यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि जब कोई भी चीज मिलिट्री के लिए इस्तेमाल की जा रही है तो एक तरीके से निगरानी काफी ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है इस पर्टिकुलर एरिया में। इसीलिए शब्द निकल कर आता है रेकॉनेसेंस। तो इसका मतलब होता है सैन्य परीक्षण, या फिर एक तरीके से आप लोग निगरानी रखना चीजों के ऊपर। तो ये काम भी यहाँ पर करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जिसके बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से भी इंपॉर्टेंट हो गया, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक तरीके की बेहतरीन न्यूज़ और यहाँ पर एक अवार्ड के बारे में भी आप लोगों को जानने को मिलेगा, जो कि काफ़ी लंबे समय तक चीज़ों का एनालिसिस कर दिया जाता है। और अब की बार किसको मिला है तो पता होना चाहिए। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा प्रेजेंट किया गया कलर, यहाँ पर प्रेसिडेंट्स कलर टू द हरियाणा पुलिस। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर बन जाता है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि जब से यहाँ पर एक तरीके से जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया, बहुत सारी ऐसे रीजन देखने को मिले जिसमें काफ़ी एरिया में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड कराए गए। तो इसी के चलते यहाँ पर ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड है, इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। प्रेसिडेंट्स कलर्स अवार्ड के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा प्रेजेंट किया गया यहाँ पर ये अवार्ड टू द किसको, यहाँ पर तो हरियाणा पुलिस को, यहाँ पर करनाल हरियाणा के अंदर में। ये प्रेसिडेंट कलर जो है ये एक यूनिक ओनर है, एक तरीका यूनिक ओनर आप लोग बोल सकते हैं किसी पर्टिकुलर फोर्स के लिए, यहाँ पर उसकी एक्सेप्शनल सर्विस जो है देश के लिए, उसके लिए यहाँ पर ये दिया जाता है। ये जो दिया जाता है यहाँ पर पुलिस को आफ्टर ए रिव्यू 25 ईयर, जो कॉन्टिन्यूअस सर्विस है उसकी, उसको बेसिकली चेक करने के बाद में कि कैसा उसका साहस और कैसा उसका एक तरीके से डेडिकेशन रहा पर्टिकुलर एरिया में, उसको देखकर यहाँ पर ये दिया जाता है। इंडियन नेवी जो है वो फर्स्ट इंडियन आर्म फोर्स है जो कि अवार्ड की गई प्रेसिडेंट कलर 1951 की, यहाँ पर बेसिकली ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बेस पर आप लोगों से क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अगर कंफ्यूजन होगा तो वो भी आप लोगों को दूर करना है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले इंडियन नेवी को मिला था, और लेटेस्ट जो है यहाँ पर अभी ये हरियाणा पुलिस को यहाँ पर दिया गया है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि सरकार के खिलाफ अगर कुछ भी बोलोगे तो फिर सरकार जो है तुम्हारी पतलून टाइट कर देगी, ठीक है। अभी यहाँ पर कुछ ऐसा ही देखने को मिला है बीबीसी के बेसिकली यहाँ पर खिलाफ में। आप लोगों को पता है उनके द्वारा मोदी जी से रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट्री प्रस्तुत की गई थी, तो उसको लेकर देश के अंदर में काफ़ी बवाल हुआ। तो जिसके द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत किया गया था, तो उसको अभी यहाँ पर खिंचाई कर दी गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन की एलिगेशन लगाए गए कि नॉन कंप्लायंस विद द ट्रांसफर प्राइसिंग रूल। बेसिकली होता क्या है ट्रांसफर प्राइसिंग रूल, यहाँ पर ये ट्रांसफर प्राइसिंग रूल जो होता है, अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है जैसे कि गुड्स सर्विस टेक्नोलॉजी का, जो इससे रिलेटेड दो एंटरप्राइज या दो कंपनी के बीच में, या फिर कोई कंट्रोल कर रही है, तो उस टाइम पर जो यहाँ पर उसके बारे में बेसिकली बात की जाती है कि उस टाइम पर जो ये प्राइसिंग रेफर की जाती है तो इसके ऊपर टैक्स लगता है बेसिकली। तो कई बार उसको बचाने की कोशिश की जाती है कंपनी के द्वारा कि यहाँ से ट्रांसफर हो गया, वहाँ पर ट्रांसफर हो गया, तो कई बार कह देते हैं कि एक बड़ा हाथी है उस पर बड़ा टैक्स लगेगा, तो छोटे हाथी का दिखा दो कि यहाँ पर इसने ये काम किया है और यहाँ पर ये रहता है कि इसको इससे प्रॉफिट नहीं हुआ है। एक तरीके से टैक्स चोरी एक काइंड ऑफ आप लोग चीज़ें यहाँ पर बोल सकते हैं। तो उसकी रेड पड़ रही है, तो उसके चलते यहाँ पर ये इशू निकल गया है। अपोजिशन जो है वो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो यहाँ पर क्या कर रही है कि उनके खिलाफ अगर बीबीसी ने वो डॉक्यूमेंट्री निकाल दी तो अब उनके खिलाफ बेसिकली यहाँ पर ये उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो एक तरीके से पॉलिटिकल इशू बन चुका है, ऐसा आप लोग सोच सकते हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट भी है और स्टार लगाने लायक भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करूंगा। देश के अंदर में 21 और एयरपोर्ट ऐसे होंगे जिनको कृषि उड़ान के अंदर में लाया जाएगा, और ये जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं ज्योति आदित्य सिंधिया साहब, इनके द्वारा यहाँ पर ये बात बोली गई। मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर स्कीम है कृषि उड़ान स्कीम, इसके बारे में क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा सकता है। सेंट्रल जो है वो प्लानिंग कर रहा है कि 21 मोर एयरपोर्ट जो है इसके अंदर में लाए जाएं। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई थी कृषि उड़ान स्कीम 2020 में, ताकि इंटरनेशनल और नेशनल रूट पर कृषि से रिलेटेड अगर कोई प्रोडक्ट है उसको भी यहाँ पर लोगों तक पहुंचाया जा सके। एम था बेसिकली इसका कि कॉस्ट इफेक्टिव और टाइम बाउंड मैनर में ट्रांसपोर्ट किया जा सके
कई सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का, खासकर जो नॉर्थ ईस्ट हिली एरिया या ट्राइबल रीजन में है। तो कृषि उड़ान जो है उसके लिए यहाँ पर बेसिकली इसका 2.0 वर्जन लेकर आया गया, ताकि और ज़्यादा इसमें चीज़ों को प्रोड्यूस के एक तरीके से कनेक्ट किया जा सके, जिसमें हॉर्टिकल्चर भी है, फिशरी भी है, लाइव स्टॉक है, या फिर कई सारे ऐसे फूड है जिनकी प्रोसेसिंग की जा चुकी है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्कीम है कि इंसानों को तो हम लोग यहाँ पर ला ले जा रहे हैं, प्रोडक्ट को भी ला और ले जा सकते हैं, ताकि उनके लिए हम लोग और अच्छे से काम कर सकें। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कराने का भी। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है यार, वन लाइनर टाइप की डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले आप लोगों से कि इंडियन डिफेंस सर्विसेज में ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए जो बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है HTT-40 किसके द्वारा डिज़ाइन और डेवलप किया गया है? तो याद रखिएगा HAL के द्वारा डिज़ाइन और डेवलप किया गया है। फुल फॉर्म क्या है अभी वो आप लोगों को बताइए, एक बार लिख दो, याद हो जाएगी और अच्छे से, ठीक है। बाकी यहाँ पर कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर, चलिए ये भी आप लोगों को बताना है। फूड ग्रेन प्रोडक्शन का एस्टिमेशन जो है 3,235 लाख टन देखने को मिला। एग्रीकल्चर ईयर 2022-23 के लिए एक एस्टिमेशन यहाँ पर निकाला गया है। तो ये एक एस्टिमेशन निकल कर आया है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बारे में। लोकसभा स्पीकर कौन है? वो है ओम बिरला साहब यहाँ पर। इनके द्वारा 2 दिन का पार्लियामेंट्री वर्कशॉप जो है गुजरात असेंबली के अंदर इनोग्रेट किया गया। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा सकता है किस स्टेट के अंदर में यहाँ पर इनके द्वारा ये इनोग्रेशन किया गया। कहते हैं ना कि हाथी जो होता है वो जिंदा जो होता है 2 लाख का और मरा हुआ 5 लाख का। तो एयर इंडिया के साथ में यही है, जब से सरकार के द्वारा बेचा गया है तो ये रिवोल्यूशन लाने के मोड में आ गए हैं अब यहाँ पर एयर इंडिया, जो बेसिकली सिविल एविएशन की फील्ड में 250 एयरबस और 220 बोइंग प्लेन जो है बिगेस्ट एवर एविएशन डील बोली जा रही है वर्ल्ड में, जो कि यहाँ पर अभी टाटा के द्वारा साइन की जा रही है। भाई साहब मजा आने वाला है खेल में, ठीक है, मैंने कहा गर्मी बढ़ने वाली है 22वां एडिशन रंगारंग ये भारत महोत्सव जो है वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला दिल्ली के अंदर में। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के द्वारा यहाँ पर ये प्रेजेंट किया गया, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा रिलीज किया गया जियो, ये बेसिकली हेरिटेज जो यहाँ जो बेसिकली जियो हेरिटेज जो साइट्स हैं, जियो रैलिक बिल, तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। अभी इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन आएगी तो और बातें आगे डिस्कस करेंगे। इकोनॉमी के फील्ड में बात करें तो फर्स्ट डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग है वो भी लखनऊ में देखने को मिली। तो ऐसे वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों से पूछे जाएंगे कि कहां पर ये मीटिंग हुई, लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल में। कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा डायरेक्ट किया गया ऑफिसर को, ताकि स्पेशल टीम जो है वो पब्लिक ग्रीवेंस के लिए टेक्निकल जो इश्यूज हैं उनको यहाँ पर सुलझा सके, खासकर MCA21 पोर्टल के लिए। MCA21 का क्या आप लोगों को फुल फॉर्म यहाँ पर पता है? कौन बताएगा, चलिए बताइए। ऐसा नहीं कि मैंने इसके बारे में आप लोगों से डिस्कस नहीं किया है, जब बना था तब भी डिस्कस किया था। MCA क्या है? एक मिनिस्ट्री का नाम है बेसिकली, ठीक है। बताइए, चलिए देखता हूँ कौन कौन बताता है। आंसर तो आप लोग दोगे, ठीक है। तो सही आंसर जो देगा उसके पिन करूंगा मैं, ठीक है। इंडियन जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स जो बेसिकली इन्फ्लेशन जो चेक करने के लिए, तो बोला जाए 24 मंथ में अभी यहाँ पर लो देखने को मिला 4.73% जनवरी के महीने में। तो यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है नापने के 2 ही तरीके होते हैं, एक तो होता है WPI और एक होता है CPI, ठीक है, जैसा मैंने बताया था, और इसके लिए वीडियो भी शेयर की थी। इसको देखने के बाद में कभी भी आप लोग कोई डाउट नहीं रहने वाला है कि ये चीजें क्या होती हैं, ठीक है। जिसको देखनी होगी वो देख लेना, जिसको नहीं देखनी होगी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा ढंग से अगर कॉन्सेप्ट समझना है तो उसके लिए आप लोग देख सकते हैं। बल्कि मैंने आप लोगों को बताया भी था। एक बच्चा जो है ये कह रहा है कि सर दूसरी वीडियो का प्रमोशन क्यों करते हो? यार प्रमोशन तो ऐसे बोल रहा हूँ जैसे कि ये प्रोडक्ट बेच रहा हूँ मैं यहाँ पर। अगर आपको किसी चीज़ में डाउट है और मैं बता रहा हूँ कि इसको जाकर देख लो यार ये तो मतलब हंसी आई मुझे सुन के, क्या ही बोलूँ, बस कई बार तो ना नेक्स्ट लेवल की कमेंट देखने को मिलते हैं। इंडियन अमेरिकन पॉलिटिशियन जिनका नाम है निक्की हिले, वो अनाउंस किए गए हैं। USA के प्रेसिडेंट इलेक्शन की बेसिकली रेस लगने वाली है, बेटा मजा आने वाला है 2024 में। याद रखिएगा USA के भी इलेक्शन आप लोगों को देखने को मिलेंगे और अपने देश के भी देखने को मिलेंगे, तो जितनी कहते कि हवा बदलने वाली है। नेक्स्ट यहाँ पर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के साथ मिलकर जो फिजी के प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जो है वो फिजी में इनोग्रेट यहाँ पर की गई। तो पिक्चर भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये है फिजी के प्रेसिडेंट। तो इनका नाम आप लोगों को बताना है। वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे किस दिन फिर से यहाँ पर। अभी तो ये इनोग्रेट की जा रही है, तो थोड़ा सा इसके बारे में और अच्छे से बातें किसी दिन बैठकर डिटेल में आर्टिकल डिस्कस कर लूंगा बहुत ही अच्छे से, ठीक है। अभी पर्सनैलिटी का नाम आप लोग को बताना है। श्रीलंका का कैबिनेट के द्वारा अप्रूव कर दिया गया प्रपोजल इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है।
तो अभी यहाँ पर इमीडिएट जो रिलीफ प्रोवाइड कराया जाएगा, तो देखते हैं किस तरीके से फायदा पहुंचता है। थाउजेंड्स ऑफ इजरायली प्रोटेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं जुडिशियल रिफॉर्म के लिए बाय द प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की कोalition गवर्नमेंट को लेकर। तो देखते हैं आगे क्या निकल कर आता है। पॉलिटिकल काफी अनस्टेबिलिटी रहती है यहाँ पर भी, आप लोगों ने कई बार देखा होगा, आते जाते रहते हैं जल्दी जल्दी यहाँ पर लीडर ठीक है। क्वेश्चन है, सारी जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करता हूं पूरी वीडियो के अंदर में, उनको एक जगह काउंट कर कर आप लोग अपना स्कोर बताया करो। एम पोक्स क्या है यहाँ पर? चिकन पोक्स, हॉर्स पोक्स, मोंकी पोक्स या कैमल पोक्स? सही आंसर क्या है? हालांकि डायरेक्ट समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर। कौन सा वायरस जो है जो यहाँ पर ये हिमोरजिक जो बेसिकली फीवर है उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है उससे रिलेटेड कौन सा है। मार्बर्ग जो वायरस है, रोटा वायरस है, SARS-CoV-2 या फिर इन्फ्लुएंजा? सही आंसर क्या है? नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां है? दिल्ली, रोम, जेनेवा या न्यूयॉर्क? सही आंसर क्या है बताइए। फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू गिव द लीगल राइट टू द एनिमल, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। इंडिया, इक्वाडोर, पपुआ न्यू गिनिया या फिर मॉरिशस? सही आंसर क्या है? नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, ये है बेसिकली एंड्रोट द्वीप या आइलैंड, ठीक है। तो एंड्रोट आइलैंड या द्वीप जो है ये कहां पर सिचुएटेड है? ये है लिटिल अंडमान, ये निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप या फिर ग्रेट निकोबार? सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है। सी सेट का क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा सा, बेसिकली रीजनिंग का है, अटेम्प्ट करो, आंसर आप लोग दे पाओगे मुझे पूरा पक्का है। फिर इसके बाद में आंसर बताता हूं सारे क्वेश्चंस के। तब तक एक पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में आप लोगों से बात करता हूं जिसका नाम है यहाँ पर साकम्बरी झील। तो साकम्बरी झील जो है ये कहां पर लोकेटेड है आप लोगों को बताना है। बात की जा रही है यहाँ पर, ये बेसिकली एक तरीके से जो सांबर साल्ट लेक है, इंडिया की लार्जेस्ट साल्ट लेक आप लोगों को देखने को मिलती है। इसको साकम्बरी झील के नाम से भी आप लोग यहाँ पर जानते हैं। जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर में आप लोगों को इसकी एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये एक एरिया है जिसके बारे में आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं। खासकर राजस्थान से अगर आप लोग आते हैं तो इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। कुछ अगर लोकल इंपॉर्टेंस है इसकी तो बताएगा, ताकि हम जैसे लोग जो हैं जो आसपास वाले रीजन में रहते हैं वो भी इसके बारे में जान सके, ठीक है। तो बताइए सही आंसर क्या है, देखता हूँ कौन कौन सी आंसर बताता है, ठीक है। इसी के साथ में क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। पहला एम पोक्स, मंकी पोक्स के बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। इसकी पिक्चर जाकर देखोगे तो थोड़े से डर भी सकते हो आप लोग यहाँ पर, इसलिए अंधेरे में मत देखना, ठीक है मतलब बड़ी ही खतरनाक यार बीमारी। हंसना तो खैर एक तरीके से मैं वैसे बोल रहा हूँ हंस के, पर लेकिन देखोगे ना आप लोग घबरा जाओगे, इतनी खतरनाक बीमारी है। WHO के द्वारा अभी लगभग इसके यहाँ पर 85,000 के करीब केस जो हैं वो कंफर्म किए गए, और USA में सबसे ज़्यादा केसेस इसके देखने को मिले, लगभग 30,000 के करीब। समझ रहे हो सबसे ज़्यादा केस कहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। तो MP जो इसके बारे में याद रखिएगा। सबसे पहले जो बीमारी थी ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो के अंदर में 1970s में इस बीमारी के बारे में पता चला था, ठीक है। तो वैक्सीन जो है जो स्मॉल पॉक्स के लिए दी जाती है, हालांकि वही अभी यूज़ की जा रही है, कोई नई वैक्सीन अब तक डेवलप नहीं की गई है। तो देखते हैं जल्दी मार्केट में आती है तो फिर पता चलेगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है हिमोरजिक फीवर के बारे में। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो याद रखिएगा ये बेसिकली किससे रिलेटेड है, ये है मार्बर्ग वायरस से रिलेटेड। ये भी वायरस अभी यहाँ पर रिसेंटली न्यूज में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इक्वेटोरियल गिनिया, सेंट्रल अफ्रीका के अंदर में फर्स्ट केसेस इसके अभी यहाँ पर रिपोर्ट किए गए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो उसके चलते इसके केसेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो वायरस जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है ये फ्रूट बैट से, यानी कि फ्रूट बैट जो है वो इसका नेचुरल एक तरीके से वो बताया जा रहा है कि जहाँ पर ये रहता है। रेयर वायरस है, पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था 1967 में, आज की बात नहीं है यहाँ पर, बहुत ही पुरानी बात है यहाँ पर। तो लेबोरेटरी में यहाँ पर मार्बर्ग बेसिकली जर्मनी, और इसी के साथ में बेलग्रेड साइबेरिया के अंदर में, जिसकी बेस पर इसका नाम भी है मार्बर्ग वायरस, ठीक है। जहां से आप लोग समझ सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाकी ये तो सीधी सीधी बात है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये है जनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर में, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। WMO रिसेंटली अभी न्यूज में था यहाँ पर, टोटल मिलाकर 192 मेंबर है, इंडिया इज ऑल्सो मेंबर। ये इस्टेब्लिश किया गया था वियना इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस के थ्रू, जो कि 1873 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर में आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो क्वेश्चन के थ्रू टॉपिक कवर हो रहे हैं, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जो कि लीगल राइट दे चुके हैं एनिमल को, जैसे हमारे इंसानों के अधिकार होते हैं ऐसे ही यहाँ पर इक्वाडोर जो है वो लीगल राइट दे चुके हैं एनिमल को। तो साउथ अमेरिका के अंदर में एक कंट्री है, फर्स्ट कंट्री है वर्ल्ड में जिसने लीगल राइट दे दी है यहाँ पर, ठीक है। तो काफ़ी बड़ी बात है यहाँ पर। तो एक तरीके से ये आप लोगों से पूछा भी जा सकता है कि एक आप लोग यहाँ पर जब यहाँ पर इस तरीके से ना लीगल राइट दे रहे हो उनको, कि उनके लिए भी केस लड़े जा सकते हैं, उनके भी अधिकार हैं। तो अपने आप में एक तरीके से ये मानवता का एक अच्छा उदाहरण आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट बात की जा रही है एंड्रोट आइलैंड के बारे में, तो ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये आप लोगों को बताना है। तो लक्षद्वीप वाले एरिया में ये आप लोगों को लोकेटेड नजर आएगा, ठीक है। तो एंड्रोट आइलैंड डायरेक्ट पूछा जा सकता है, कई बार कई सारे आइलैंड जो है वो न्यूज़ में रहते हैं, तो कोई भी ऐसी लोकेशन जो कि आप लोगों से पूछी जा सके तो याद इसके बारे में आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अरेबियन सी के बारे में बात की जा रही है। बाकी क्वेश्चन है, इसको आप लोग ट्राई करना, आंसर आप लोगों को इसका बी देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि यहाँ पर आप लोगों के सामने है, ये इसका आंसर आप लोगों के सामने है। तो ये बाकी मैंने आप लोगों से लेक के बारे में डिस्कस कर ही लिया, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राजस्थान के अंदर में है, एग्जैक्ट लोकेशन भी आप लोगों को बता दी, तो डाउट नहीं होना चाहिए। आइए अब आप लोगों को अंग्रेजी बनाता हूँ, कुछ अंग्रेजी के शब्द सिखाता हूँ, जिससे आप लोग अंग्रेजी बोलना, पढ़ना, समझना, ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं, लिखना भी सीख जाओगे, आंसर राइटिंग में फायदा होगा, एनडीए, सीडीएस, एसएससी, बैंकिंग में डायरेक्ट एंटोनिम्स, सिनोनिम्स आते हैं, उसमें फायदा पहुंचाएगा। पहला शब्द काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है, ये है आप लोग, ये पंक्चुअल है काफी, तो उसी से बना है यहाँ पर पंक्चुअलियस, यानी कि समय निष्ठ, समय का पाबंद। मॉर्निंग में एग्जैक्ट टाइम पर आ गया, कौन कौन है मॉर्निंग में एग्जैक्ट टाइम पर आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अब उठना स्टार्ट कर चुके हैं, खासकर जैसे जैसे सर्दी गई है तो उनके कंबल भी हटने स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है मुझे जब आप लोग एग्जैक्ट टाइम पर आकर बैठते हो, ठीक है। सबके बस की बात नहीं होती है, अगर आप लोग टाइम पर आ रहे हो तो काफ़ी बड़ी बात है यहाँ पर ये, तो अपने आप की पीठ थपथपा लेना मेरी साइड से, ठीक है। तो समय के पाबंद हो इसका मतलब आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर रिवल्सन, ये होता है तब्दीली, यानी कि मौसम में भी तब्दीली हो चुकी है, अब आप लोगों की ज़िंदगी में भी तब्दीली जो है वो यहाँ पर होएगी। तो बात की जाती है एक तरीके से यहाँ पर इस सेंस ऑफ डाइजेस्ट, या फिर एक तरीके से बात की जा रही है लोथिंग, यानी कि एक तरीके से घृणा या घृणा का भाव, ठीक है। तो ये शब्द आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए कई सारे शब्द ना आप लोग, जैसे अभी यहाँ पर एक शब्द है, ठीक है, उसको किसी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, फिर उसको उसी शब्द को आप लोग दूसरी तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके कई सारे मीनिंग भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पर तब्दीली हो गया, घृणा बता दी यहाँ पर, ठीक है। इसी के साथ में परिवर्तन भी आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हो किसी चीज से, ठीक है। घृणा, शत्रुता भी आप लोग बोल सकते हो, किसी चीज को पीछे खींचना भी आप लोग बोल सकते हो। तो एक ही शब्द के ये अलग अलग मीनिंग है, जब आप लोग इसको जाकर देखोगे तो ये सिनोनिम आप लोगों को देखने को मिलेंगे उसी एक पर्टिकुलर चीज के। तो इस तरीके से समझ सकते हैं, तो ऐसा नहीं कि एक ही पर्टिकुलर मीनिंग आप लोगों को नजर आता है। नेक्स्ट शब्द है आप लोगों के सामने, ये है क्रीडेंस, इसका मतलब है बेसिकली प्रत्यय, यानी कि बिलीफ होना, एक्सेप्ट करना किसी चीज को एज ए ट्रूथ, हाँ ये सही है, ये सत्य है, इसमें ट्रस्ट दिखाना, नहीं अपने ऊपर ट्रस्ट रखना, पढ़ाई में ट्रस्ट रखना, अपनी मम्मी पापा के ऊपर ट्रस्ट रखना, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा क्रीडेंस। क्रीडेंशियल सुना है ना एक तरीके से। एक्सेलेंट मतलब होता है एक उपाधि, एक तरीके से लेवल ऑफ रैंक कोई आप लोग बोल सकें, तो उसको एक्सेलेंट बेसिकली बोला जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट है एग्जिजेंट, यहाँ पर एग्जेंट, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर शब्द है इसका मतलब होता है जरूरी, यानी कि एक तरीके से कोई नहीं, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं जिसकी मार्केट में डिमांड हो, तो उसको आप लोग एक्सीजेंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से काफी एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट है मार्केट में, जैसे कोविड-19 के टाइप पे ऑक्सीजन के सिलेंडर हो गए, दवाइयों की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यार देखो पूरा का पूरा लेक्चर अगर आप लोग देखोगे ना, ये एक तरीके से फुल ऑफ जो है डेटा और इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ है। यहाँ पर इतनी सारी चीजें अगर आप लोग कवर करने बैठोगे, अगर आप लोगों को लगता है ये सारी की सारी चीजें जो है 1 से 1.5 घंटे से कम समय में आप लोग कवर कर सकते हो, तो फिर ये लेक्चर आप लोगों के लिए नहीं बना है, ठीक है। जब आप लोग इतना सारा कुछ खुद ही कवर कर ले रहे हो 1-1.5 घंटे में, तो फिर ये लेक्चर देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जिसको लगता है कि नहीं यार इतने समय में इतनी सारी चीज़ें नहीं कवर हो पाएंगी, उसके लिए मोस्ट वेलकम है इस लेक्चर में। क्योंकि जिसको लगता है कि सर लेक्चर 1 घंटे का बना दो, बनाने के लिए तो मैं 45 मिनट का बना दूंगा यार, मुझे थोड़ी ना कोई दिक्कत पड़ रही है, मैं तो कितना भी छोटा कर दूंगा इस लेक्चर को। पर लेकिन छोटा करने का मतलब क्या होगा, कुछ ना कुछ गायब करूंगा, ठीक है। यही बात है कि मूवी 2.5 घंटे की यार, उसको 2 घंटे ही कर दो यार, ठीक है 2 घंटे ही कर देंगे यार, सारे गाने उड़ा देंगे, उसमें से डायलॉग उड़ा देंगे, ठीक है देख लो मूवी बैठ के। तो जो बन रहा है उस पर थोड़ा सा ट्रस्ट रखो। इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को पता है कितनी सारी मेहनत लगती है, इतनी सारी चीज़ जब आप लोगों के सामने तैयार होकर आती है। पीपीटी देखना यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा पीपीटी रेगुलरली आप लोगों के लिए तैयार की जा रही हैं, ठीक है। तो इसको रेस्पेक्ट करो थोड़ा सा, ना कि ये बोलना कि ये हो गया वो हो गया, देखने में दिक्कत हो रही है, बना के देखना एक दिन बैठकर एक आर्टिकल की पीपीटी, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से चीज़ें हैं। मैं गुस्से में नहीं हूँ, मैं बता रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। तो कोई चीज़ आप लोगों के सामने होती है तो उसको देखा करो, पहले कुछ सोचा करो बोलने से पहले कि हो क्या रहा है, ठीक है। ऐसे नहीं बस उठा के चीज़ें बोल दी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार, आप लोग इनको अगर लग रहा है फ़ायदा पहुंच रहा है तो देख लो, वरना तो कोई ऐसा तो है नहीं, फ्री है यार वैसे भी ऑनलाइन यूट्यूब पर, कोई ऐसा नहीं ज़बरदस्ती पकड़ के लेके आ रहा है। नहीं मन कर रहा है तो आप लोग मत देखो उसको, अगर आप लोग को लग रहा है इससे टाइम वेस्ट हो रहा है इस वीडियो से टाइम वेस्ट हो रहा है। वैसे ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे शॉर्ट्स दिखा लो बैठ के, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए पढ़ाई वाली तो उससे दिक्कत होने लगती है।
चलो एंजॉय करो यार, मैं क्या ही बोलूँ इसके बारे में। तो अपना ध्यान रखो, और कैसा लगता लेक्चर जरूर बताया करो, डन लिख दिया करो, जैसा भी आप लोगों को लेक्चर लगता है, कोई डाउट है तो डाउट लिख दिया करो, और बाकी जय हिंद लिखना नहीं भूलना है, ठीक है। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है, एंजॉय करो यार। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो।